ओम नमः शिवाय। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। अ, मेरा नाम विकास शर्मा शिवाया है, निम्रो गुरु से। और आज हमारे साथ नारी शक्ति की सीरीज में जुड़ रही हैं मुंबई मीरा रोड से भारती पांचाल, जो कि ऑकल्ट साइंस के फील्ड में है। आइए चलते हैं और बात करते हैं उनसे महिला शक्ति के ऊपर और बाकी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। तो भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, निम्रो गुरु पे। थैंक यू गुरु जी। चलिए, भारती पांचाल कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन। मैं सपनों की नगरी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई से ही है। मेरी स्टडीज भी यहाँ हुई है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, मतलब हूँ अभी भी। मेरे पापा सर्विस करते थे और मदर हाउसवाइफ थी। और मैं और मेरे भाई, हम ऐसे दो बच्चे हैं मेरे पेरेंट्स को। मतलब हम न्यूक्लियर फैमिली से ही है। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे दादा दादी और वो सब के बीच में मैं रही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि वो माहौल कैसा था, और मतलब ऐसा ऐसे मेरी परवरिश हुई है। स्टडीज भी मैं स्टडीज हुई यहाँ पे। गुजराती फैमिली से हूँ, तो मतलब लड़कों को ज्यादा अहमियत देते हैं लड़कियों से ज्यादा। मतलब लड़कियों को बोल करवाते हैं, स्टडीज सब कुछ मिलता है। पर एक पॉइंट पे आके ऐसे बोलते हैं कि भाई तुझे शादी करके जाना ही है। ये चीज हो रो मतलब हमारी फैमिली में थी। देते हैं हर चीज, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये शब्द रहता है कि भाई अभी दे दो जो देना है, फिर शादी करके चली जाएगी। ये एक वो भी हम लोग में सीड्स बोया हुआ है। अगर बात करें पढ़ाई की, परिवार की, तो आपने बोला कि आपके फादर मदर और आप एक बहन और एक भाई। ठीक। हाँ। ठीक। तो दादा दादी क्या मतलब, जब आप पैदा हुए दोनों बहन भाई थे नहीं, या फादर मदर से अलग रह रहे थे, क्या था? नहीं नहीं, वो थे नहीं। अच्छा, वो थे नहीं। ओके। एंड फादर क्या जॉब करते हैं? वो गोदरेज में थे, सर्विस में नहीं थे। ठीक, अभी भी अभी अभी रिटायर हो रिटायर चुके हो गए? हैं। हाँ, 10 साल हो गए। ठीक। अभी क्या करते हैं फादर? अभी तो वो कुछ नहीं करते गुरु। वो घर पे ही है। मम्मा मम्मी को हेल्प जो चाहे वो। नहीं, ये क्वेश्चन मेरा इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके साथ तो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको पेंशन आती है और काफी सारी रेगुलर वो चीजें दिक्कत नहीं आती है ना, हरी बीमारी में या पेंशन आती है तो एक फिक्स है कि ठीक है, आपको वो हर महीने आ रहा है। लेकिन प्राइवेट वाले के लिए तो ये होता है कि रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी पियो। ठीक है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेरा क्वेश्चन था कि अगर 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, तो कैसे वो अपने आप को, अपनी लाइफ को दोनों, यानी आपके फादर मदर, अपने हस्बैंड वाइफ कैसे सरवाइव करते हैं? क्या जरिया है ऐसा? जरिया गुरु ऐसे बोल सकती हूँ तो मेरा बड़ा भाई है, वो उनको देखता है। ओके। और मेरे पापा को मतलब जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको मिलता है, सर्विस फंड मिलता है। हम्म। वो उन्होंने कई जगह पे इन्वेस्ट किया है, तो उनका एवरी मंथ उनको आता है प्रीमियम, तो उनसे हो जाता है। ठीक। आपकी बातों से लगता है कि सेटिस्फाइड हैं आपके घर वाले, संतुष्ट हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको हाय हाय नहीं है, भूख नहीं है बहुत ज्यादा किसी चीज की। हाँ। है ना, एक संतुष्ट परिवार है। हाँ। ठीक है। और मेरे मम्मी डैडी भी मतलब स्पिरिचुअल थे बहुत, अभी भी है। मैं वही माहौल में बड़ी हुई हूँ। हम्म। मतलब बड़ों को मतलब ज्यादा कुछ भी करने से पहले भगवान को याद करो, पूजा पाठ, फिर साधना में बिलीव करते हैं ज्यादातर। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पल के बड़ा होना। आपकी जो स्टडी हुई वो क्या प्राइवेट स्कूल में हुई या गवर्नमेंट स्कूल में हुई? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में, और कहाँ, मुंबई में ही? मुंबई में ही। कोएड एजुकेशन था या केवल गर्ल्स था? नहीं, गर्ल्स था। कंप्लीटली गर्ल्स? हाँ। स्टार्टिंग टू लास्ट था कंप्लीट गर्ल्स? हाँ।
ऐसा रीजन गर्ल्स में डालने का? ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, पर मतलब घर के बाजू में था, नियर बाय स्कूल था। और मेरे और मेरे भाई के बीच में 13 इयर्स का गैप है। 13 ईयर्स, 13 साल। ये 13 साल। आप बड़ी हैं कि वो बड़े हैं? वो बड़े हैं मुझसे। ओके। तो वो 13 साल का एक गैप है। और मेरा ऐसा था कि घर के बाजू में ही स्कूल था। तो 10th तक गर्ल्स एजुकेशन हुआ। फिर 11th 12th भी ऐसे हुआ। फिर डिग्री मेरी को एजुकेशन में हुई। कॉलेज आपका को एजुकेशन हुआ? हाँ। क्या किया हुआ है आपने एजुकेशन वाइज? कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। कॉमर्स, उसके बाद कोई प्रोफेशनल, कोई डिग्री? के बाद मैंने आईसीडब्ल्यू का कोर्स किया था। वेरी गुड। मैंने जॉब पे भी मैं थी, 9 साल मैंने काम किया है। एज ए? पहले मैं एज अकाउंट असिस्टेंट थी। फिर मैंने शादी के बाद स्विच ऑन किया, तो मैं एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया है। पहले मैंने मतलब शोरूम्स में थी मैं, मारुति शोरूम्स में, जहाँ पे शिप्स और उनकी डीलिंग होती थी, बड़े बड़े शिप्स और उनकी। फिर मैंने स्विच ऑन किया फार्मा कंपनी में। मैंने वहां पे 8 साल काम किया है मुंबई एज में अ ही? सेल्स कोऑर्डिनेटर। हाँ। इन बिटवीन बच्चे, शादी। मतलब पहले शादी फिर बच्चे? हाँ। हाँ। आपकी जो शादी हुई वो क्या लोकल, मतलब मराठी जिसे कहें, मुंबई के लड़के से हुई या बाहर वाले किसी से हुई है? नहीं, हमारी कास्ट में ही, मेरी कास्ट का ही है। अरेंज मैरिज है हम लोग में। मतलब हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, घूमो फिरो, जो खाना है खाओ, जो इज करना है करो, पर शादी जहाँ माँ बाप कहेंगे वही करनी है। और समाज में ही ऐसा हमारा, हमारी कम्युनिटी में ऐसा चीज, ऐसा मैंने देखा है। मतलब कुछ भी कर लो, शादी जहाँ माँ बाप बोलेंगे वही करनी है, वैसे ही रहना है। तो इसका मतलब ये माने कि आपकी कम्युनिटी में लव मैरिज का कंसेप्ट है ही नहीं? हाँ, नहीं, लव मैरिज का कंसेप्ट नहीं है। पर ऐसे बोल सकते हैं, करने वालों ने तो किया है। हम्म। पर एक मेरा एक ऐसा है कि मैं अपने पापा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनके सेक्रीफाइसेस, उनके स्ट्रगल मैंने देखी है। उन्होंने कुछ हद तक मुझे साथ नहीं दिया, तो वो उनकी भी प्रॉब्लम रही रहेगी। तो इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। तभी मैंने किया रहेगा ब्लेम, झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर शायद तभी मुझे वो समझ नहीं थी। पर आज मैं जो खुद फेस कर रही हूँ, खुद मेरे बच्चे ग्रो हो रहे हैं, मैं देखती हूँ। तो हर चीज तो हम नहीं दे पाते, कहीं हम भी अटक जाते हैं। तो आज मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, वो टाइम पे मैंने ऐसे बिहेव किया था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आई रियलाइज्ड कि उनकी स्ट्रगल मुझे दिखती है अभी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि एक समय के बाद में ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं शायद अपने फादर को गलत समझ रही थी। पर उनकी कुछ परिस्थितियां थी या पारिवारिक जिम्मेदारियां या रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से वो आपकी डिजायर्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हाँ। ताकि ऐसा नहीं था कि दिल से पूरा नहीं करना चाहते थे। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि ये गलतफहमी, शक एक ऐसा बीज है कि अगर ये दिल में एक बार आ गया तो फिर रिश्तों को खराब कर देता है। भारती जी, आप एक, की बातों से लग रहा है कि आप एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं ना, मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है। एक आम आदमी जिसे हम कहते हैं देशी भाषा में, एक आम आदमी। तो एक आम आदमी की लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब आपके साथ में जो लड़कियां पढ़ती थी, जो आपकी फ्रेंड्स पढ़ती थी, उनका लेवल, आपका लेवल, या कभी कुछ ऐसा इन्फिनिटी महसूस हुई अपने आप में कि यार ये तो देखो सारे शौक पूरे करती है, मैं नहीं कर पा रही, या ऐसा कुछ भी? हाँ, मतलब पहले बाकी खा, मतलब कोई चीज स्टॉक में कुछ बाकी नहीं रहा। पर एज अ स्टडीज वाइज जब आया मैटर, तो क्लासेस की फीस बहुत हाई होती थी जहाँ जाना चाहिए था। तो वो डिजर्व नहीं कर पाते, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो नॉर्मल ट्यूशंस के थ्रू स्टडीज की। फिर जो कॉलेजेस चाहिए थे अच्छे, वहां पे भी फीस बहुत ज्यादा थी, वो भी अफोर्डेबल नहीं था। मतलब एक मन में एक रह गया था, और समझ में आया कि भाई हमें ये लेवल पे नहीं रहना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, ताकि आगे चल के मैं जिसे जन्म दूं उसे मैं अच्छा फ्यूचर दूं। कंपैरिजन कभी कभी कोई चीजों में होता था, जैसे ड्रेसेस के। गर्ल्स में एक चीज रहती है
कि इसने ऐसा पहना, मेरे पास ये चीज नहीं है। कभी तो नादानी रहती है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, जेलसी जैसा भी बोल सकते हैं। भारतीय पांचाल के ऊपर उनकी मदर का ज्यादा इफेक्ट है या उनके फादर का ज्यादा इफेक्ट है? दोनों का है। दोनों का इसलिए है क्योंकि दोनों को देखा है। मम्मी को बोले तो मम्मी पूरी तरह घर पे सरेंडर थी। मतलब उन्होंने अपने शौक या अपनी इच्छाओं को, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक कभी सुना रहेगा कि मम्मी ने ऐसे कहा कि मुझे ये चाहिए। हम्म। ना मेरे पापा ने कि मुझे यहाँ जाना था कि मैं जा नहीं पाया। आज हम बोल देते हैं बच्चों को कि अरे यार तुम लोग की वजह से हम जा नहीं पाते, पर मैंने नहीं सुना मेरे मम्मी डैडी से कि ये हमें चाहिए, ये तुम्हारी वजह से नहीं मिला। मम्मी पूरी तरह घर पे सरेंडर थी, मतलब हमारी हर नीड्स को उन्होंने पूरी किया। सबका जो भी है, खाने की ले के हर चीज। पापा ने भी कोई कमी नहीं रखी। वो भले गोदरेज में थे, लेकिन वो 2 शिफ्ट्स करते थे। उनसे नहीं होता था फिर भी, क्योंकि उनकी सैलरी से कंप्लीट नहीं होता था तभी। भाई का अर्निंग उतना नहीं था। तो ऐसा था कि पापा कंपनी से आके फिर फ्रेश होके वापस कहीं और जाते थे काम करने, फिर रात को आके थे, फिर खाना खा के सो जाना, सुबह उठ के वापस जाना। मतलब मम्मी डैडी भी, मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों हमको घर पे छोड़ के कहीं खुद बाहर घूमने गए रहेंगे, जैसे आज के कल्चर में जाते हैं। पेरेंट्स बाहर घूम रहे हैं, बच्चे घर में हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई शौक नहीं किया है। बात करें अगर आपके ब्रदर की एजुकेशन की, तो उनकी एजुकेशन क्या है अभी? ब्रदर की एजुकेशन, वो डिप्लोमा मैकेनिकल किया है उन्होंने। हम्म। उनको आगे पढ़ाना चाहते थे पापा, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था। ओके। तो वो मैरिड हैं अभी? हाँ, वो मैरिड है, 2 बच्चे हैं। तो मतलब वो और उनकी पूरी फैमिली और आपके फादर मदर एक साथ ही रहते हाँ। हैं? वेरी। एक चीज बताइए कि क्या लगता है आपको कि एक फीमेल ज्यादा सेक्रीफाइस करती है, एक मेल ज्यादा सेक्रीफाइस करता है? क्योंकि आपने बोला मेरे फादर ने भी डबल डबल शिफ्ट किया हमारे लिए, सब कुछ करा। तो आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ में, मेल या फीमेल? दोनों करते हैं, अपनी अपनी जगह पे दोनों अपनी तरह से करते हैं। मम्मी की बात करूँ तो मम्मी ने भी अपने शौक्स को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। उनकी भले वो पढ़े लिखे नहीं है, पर उनकी ख्वाहिशें हर किसी की रहती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं या कहीं जाऊं, कुछ करूं। पर उन्होंने कभी नहीं किया। पापा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आराम नहीं मिलता है, जितना कमाता हूं वो सब चला जाता है। हमने बोला और वो चीज आई है, भले कम वाली आई, पर आई जरूर है। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है, या मुझे रेस्ट नहीं मिलता है। आज बाहर जाके काम करना वो आसान भी बात नहीं है। 10 लोगों के बीच कभी सुनना भी पड़ता है। हमसे कम उम्र वाले भी कभी सुना जाता है। वो भी उन्होंने सहा है, वो मैंने देखा हुआ है। जब मैं एक बार टिफिन लेके गई थी और मेरे सामने जो हुआ, तो आई रियलाइज्ड के क्या। और फिर वो बाहर हंसते हंसते जो चेहरे से आए, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो एक, शायद वो अपनी बेटी को महसूस नहीं होना देना चाहते थे। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ऐसे सेम मम्मी भी, मम्मी डैडी के बीच में अगर कुछ हुआ या फैमिली की वजह से कुछ हुआ, तो मम्मी कभी एक्सप्रेस नहीं करती। आज भी नहीं करती। मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मी मैं आप सब समझती हूँ, तो बोलते हैं क्या समझती है, कुछ नहीं, सब ठीक है। वही हंस के, वही जोश से, मतलब एक समझ उनके चेहरे से नहीं बोल सकते या उनके भाव से कि उनके दिल में क्या है। कंप्लीट पॉजिटिविटी। हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि एक फीमेल कहीं ना कहीं अपने आंसुओं की शेप में या भावुकता में बहुत सारी बातें या गुस्से में बोल जाती हैं, मन की भड़ास निकाल देती हैं, चाहे वो हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर भी? पर वहीं एक जेंट्स जो है वो बेचारा सुबह का निकला हुआ शाम को थका रहा था, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि
एक चांस था कि आप एक अपने फादर के ऑफिस गए और वहां पे देखा कि कोई उनसे भी छोटी उम्र का कोई उनका सीनियर उनको डांट रहा था या उनको पनिश कर रहा था, जो भी था। बट जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पे वही मुस्कान थी, वही सब कुछ था। तो आपको ये लगता कि कहीं ना कहीं एक मेल अपनी बातों को कह नहीं पाता है, या फिर उसको लगता है कि नहीं यार, कह के भी होगा क्या, क्योंकि शायद उठाना तो सारा मुझे ही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। तो लेडीज अपने आप को हल्का कर लेती हैं और जेंट्स कहीं ना कहीं वो दबा के रहता है अंदर। क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में डालते हैं ना, तू तो मर्द है, तुझे तुझ क्यों रो रहा है, तुझे रोना नहीं चाहिए। वो चीज उनके दिमाग में भी घर कर जाती है। तो ना वो कभी एक्सप्रेसिव बनते ही नहीं है। मर्द को। हस्बैंड के बीच में भी ये चीज आ जाती है, क्योंकि मानती हूँ हमारे भी रिलेशन है, पर उसे बुरा लगता ही है, पर वो कभी मेरे सामने, मेरे हस्बैंड कभी एक्सप्रेस नहीं करते। मेरे पापा भी, मैंने उनको नोटिस किया है, मेरे पापा को तो मैं ज्यादा, आज भी हम मिलते हैं, उनको कुछ होता है तो मैं बोलती हूँ पापा एक बार बोल दो, तो मेरे पापा कहते हैं कि नहीं, सब ठीक है। वो एक्सप्रेशन आता ही नहीं, क्योंकि बचपन से दिमाग में ये डाला है कि क्या रोना, औरतों की तरह क्या रोना, क्यों बोलना। ये सब उनको बचपन से ही ट्रीट करते हैं ना वैसे। और औरतों को तो नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है, तो रोती रहती है, बोलती रहती है। पर वो बोलना रोने से एक भाव कम हो जाता है, नेगेटिविटी चली जाती है, एक हम हल्कापन आता है। वो क्यों कोई नहीं समझता। और वो चीज सामने मेल फैक्टर को भी होनी चाहिए। उसे जज नहीं करना है कि वो रो लिया तो वो कमजोर है। नहीं, हर रोने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। वेरी। बात करें कि आपकी मैरिज पे आते हैं एक बार, कि आपने बोला अरेंज मैरिज आप लोग के यहाँ पे ज्यादातर होती है और आपकी अरेंज मैरिज। नॉर्मली जो पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, या जो हम सुनते हैं, तो हर लड़की अपने होने वाले पति में, या जैसे कि अपने सपनों के राजकुमार में, कहीं ना कहीं अपने फादर को देखती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्या है? उनकी छवि को महसूस करना चाहती है कि जैसे मेरे फादर मेरे आइडल हैं, मेरे हस्बैंड भी मेरे आइडल हैं। पहले तो अरेंज मैरिज में स्टार्टिंग में तो प्यार यहाँ ऐसे कुछ रहता नहीं है। स्टार्टिंग तो ऐसा था कि हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की थी। देखा, बस। मैंने बोल दिया मुझे बात नहीं करनी, उन्होंने भी बोला बात नहीं करनी। ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया। फिर थोड़े दिन बाद फोन पे ऐसे बात होने लगी, मतलब वो भी मिडिल फैमिली से ही थे, पर वो हार्ड वर्किंग थे, मेरे पापा के जैसे। मुझे भी, मैं ऐसे ही लड़का ढूंढ रही थी कि जो खुद के दम पे कुछ हो, खुद, मतलब वो बंदे में मतलब उसको कहीं पे भी छोड़ दो, वो कमा के जरूर लाएगा, कुछ तो करेगा अच्छा। पक्का गुजराती। पक्का गुज्जू भैया है। आप बोल सकते हैं। और वो वैसे ही है, उनका नेचर, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। उनको थोड़ा पुश करने की जरूरत थी, जो मैंने कर दिया, और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे है। और थैंक्स टू गॉड के उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। सब बोलने वाले बोलते थे तू हमें बोलना हम कर लेंगे, तू हमें बोलना हम कर लेंगे। उनको भी नीचा दिखाने के लिए बहुत लोग आए, फैमिली से ही। बट गॉड ग्रेस, आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, अच्छी इस लेवल पे काम कर रहे हैं। और देखने वाले देख के ये भी बोलते हैं कि भाई कहाँ था ये बंदा और कहाँ पहुंच गया। और हाँ, मैं उनमें अपने पापा की थोड़ी छवि देखती हूँ। वो भी बड़े हैं घर में, तो सेम, कॉम्प्रोमाइज कर लेना फैमिली के लिए, अपने मन की बात नहीं बोलना, अंदर से, अंदर ही अंदर वो एक तूफान चलता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। कभी उस तूफान का कहर आपके ऊपर नहीं आया? आया है, इधर मुझ पे तो आता है कभी कभी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी शायद नहीं झेल पाती, क्योंकि वो समय मेरी भी मेंटली स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो मैं भी, हम दोनों के बीच में हो जाता है। पर आई रियलाइज झगड़े के बाद कि यार वो चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने मुझे बोल दिया। तो फिर
हमारा रिलेशन ऐसा है अभी भी कि हमें एक दूसरे को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम थोड़ी देर के बाद खुद ही एक दूसरे को रियलाइज कर लेते हैं और नॉर्मल बात करना शुरू हो जाता है। 15 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। पहले नहीं समझते थे एक दूसरे को, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है फिर उसे भी समझ में आता है कि मैं ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ। और ऐसा भी होता है ना कि पहले बच्चों को, मतलब लड़कों को ये चीजें बचपन से सिखाई नहीं जाती कि अ, सामने फीमेल फैक्टर ही उनको कैसे, उनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा रहता है। और आई रिमेम्बर मेरे मेरे भाई और उनकी बात करूँ तो हमारे घर में मतलब हस्बैंड वाइफ, मतलब पेरेंट्स के सामने कोई बात नहीं करना, वो रहेंगे तब तक एक दूसरे को देखना नहीं, पूछना नहीं। वो बीमार रहेंगे तो भी बात नहीं करते, पूछते नहीं है। आज वैसे भी, सब देखा आज हुआ भी है। है। नहीं, अभी नहीं है। अभी मतलब अभी हम बोलते हैं ना भाई पूछो, हम नहीं पूछते, हम नहीं सेवा करते। तो वो रियलाइज करते हैं, फिर वो धीरे धीरे हर चीज आती है, पहले क्या नहीं थी। क्या आप अभी अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या ससुराल में रहती हैं या अलग रहती हैं, सेपरेट? मैं 10 साल साथ में रही हूँ फादर इन लॉ, अभी। आपके हाँ, फादर इन लॉ, हाँ, फादर मदर इन लॉ के साथ, और मेरे देवर और देवरानी और उसके बच्चे, हम साथ में रहे हैं। मतलब एक 10 जन, जॉइंट इधर है। जॉइंट फैमिली। ओके। अभी हमने घर से अलग किया है, बाकी वो मेरे बाजू में नेबर ही है। लेकिन आपकी सारी बोलचाल और सारा आना जाना वो सब एज इट इज है। हाँ। आपके हस्बैंड अभी कहाँ जॉब करते हैं? मेरे हस्बैंड अभी तो बाहर है, तोशिबा में है। बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में? आउट ऑफ इंडिया में है गुरुजी। कितने टाइम से हैं बाहर? उनको बाहर तो ऐसे बोलूं तो शादी से उनका जो जॉब था वो ऐसे ही था, साइड पे जाना आना। स्टेबिलिटी यहाँ बॉम्बे में नहीं रही है ज्यादातर। तो अगर 15 साल के जीवन में बात करें, मैरिड लाइफ में, तो 15 साल में साथ कितने, 5 साल साथ रहे और 10 साल अलग रहे, या 10 साल साथ रहे 5 साल, क्या माने? अगर ऐसे रियल फैक्ट बोलूं तो जो कोरोना का समय था, सेकेंड कोरोना का फेस, वो एक सा, हाँ, 1.5 2 साल हम एग्जैक्टली एक साथ एक दूसरे के साथ रहे। 2 साल, ना वो कहीं गए ना मैं कहीं गई। 2 साल एक साथ एक ही घर में, एकदम 15 साल की शादी में। वरना ऐसे होता था वो एक हफ्ते इधर रहते थे, एक हफ्ता कहीं और, फिर वापस एक हफ्ता इधर, वैसे चलता है उनका जॉब। तो मतलब ज्यादातर आप अकेली रही हैं, आपने ही बच्चों को हाँ। पाला है। हाँ। एक फीमेल जिनके हस्बैंड ज्यादातर बाहर रहते हैं, स्पेशली बात करें आर्मी वालों की, ठीक है, तो मैक्सिमम बाहर ही रहते हैं। और उनके साथ तो ऐसा भी होता है कि आज सुबह लड़की की शादी होके आई आई, और कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी इमरजेंसी के कारण उनको बुला लिया गया और शाम को ही वो वापस लौट गए, ठीक है, या अगले दिन चले गए शादी के 1 2 दिन बाद। और उनके साथ तो एक बड़ा दुखद भी है कि कई बार ऐसा होता है कि उसे 1 2 दिन के बाद भी आ नहीं पाते कभी जीवन भर, ठीक है। या आप, चूंकि आपके हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन आप काफी हद तक अकेली रही, मैं इस अगर आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, तो 15 में से 2 साल को कोरोना के मान लेते हैं और 1 2 साल और पकड़ लेते हैं, 4 साल पकड़ के 11 साल आपने वनवास की जीवन जिया है, ठीक है, एक वनवास की, ठीक है। तो एक फीमेल के लिए कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है, या कितना इजी होता है इस चीज को कर देख पाना, कर पाना, कि जब आपके सराउंडिंग में आप देखते हो कि आपके बराबर की लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं, बातें कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, और आप एक अकेला अपने बच्चों के साथ वो कर रही है, तो कितना एक टिपिकल होता है ये सब। अकेला रहना शादी के बाद आसान नहीं है, भले हम सास ससुर के साथ ही क्यों ना रहे, और वो भी न्यू मैरिड होके। हम्म। न्यू मैरिड हो या फिर ठीक है, आज भी हस्बैंड का घर में रहना, वो भले वो बात ना करे पर उसका प्रेजेंस बहुत कुछ, बहुत कुछ कर जाता है। जैसे वो है तो एटलीस्ट हमें कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, कुछ काम रहेगा तो भाई वो है देख लेंगे। फिर ऐसा होता है कहीं जाना रहता है ये वो, तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, भले हम बच्चों को लेके जाते हैं या फैमिली में जाते हैं,
फिर भी अरे हस्बैंड नहीं है अकेली जाएगी, हस्बैंड नहीं है ये कर लेगी, हस्बैंड नहीं है ऐसा कर लेगी, यहाँ जाएगी, ऐसा मत कर, ऐसा मत पहन। मुंह पे कोई नहीं बोलता है, लेकिन ये सब चीजें महसूस होती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे कानों में पड़ती है, हमारे सामने आ जाती है। पीछे से तानाकशी होती है एक सारी। हाँ। और मेरे हिसाब से हस्बैंड वाइफ को जितना हो सके भले, मतलब पहले साथ में ही रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि वो समझ जब तक नहीं आती तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती। और तुम तुम्हारे काम में रहते हो, तो अगर तुम्हें कोई बोल दे भाई तुम्हारी बीवी ऐसे कर रही है, तो वो भी ऐसे सोचेंगे हाँ शायद करती रहेगी, क्योंकि वो समझ, उनको तो पता ही नहीं है मेरा बिहेवियर क्या है। तो वो एक नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये वो सब क्रिएट होता है। लेकिन जब इंसान दोनों बात करते हैं, समझते हैं, तब वो रियलाइज होता है, पर वो रियलाइजेशन का मतलब भी नहीं रहता है। हम्म। तो आपने कभी अपने हस्बैंड से नहीं बोला, या हस्बैंड ने कभी आपसे नहीं कहा कि साथ चलते हैं, दोनों साथ बाहर रहते हैं? नहीं, क्योंकि वो वक्त ही नहीं था। ऐसा था कि मैंने कहा कि हम मिडिल फैमिली से थे। अगर वो कहीं, वो बाहर, वो चाइना थे पहले, मैं अगर बोलूं मैं भी आती हूँ, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम वो सैलरी में वहां पे, क्योंकि इन पे पूरे घर की जिम्मेदारी है, हमारा यहाँ घर है, ईएमआई चलते हैं। तभी तो बच्चे नहीं थे, लेकिन थे, मम्मी डैडी है, उनको देखना है। मैं हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, घर का है ये सब। तो एक बोलते हैं ना हम, एक बोलना नहीं पड़ता है, पर जंजीरें पाँव में लगी जाती है। आपको देख के मुझे एक गाना याद आ गया कि तेरी दो टकिया की नौकरी हो, मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय मजबूरी है, ये मौसम और ये दूरी है। तो क्या लगता है इस गाने को देख के कि जब कई बार ऐसा मौसम होता है, खुशनुमा मौसम, बारिश का मौसम, रोमांटिक मौसम, और उस समय जब आप देखते हो कि सामने वाली खिड़की में कोई भाभी जी अपने हस्बैंड के साथ बैठी है, चाय की चुस्कियां ले रही हैं, और आप अकेले, क्या फील होता है? लोनलीनेस रहती है कहीं पे भी, मतलब घर, भले घर में सब लोग हैं, मेरे बच्चे भी फेल हुए, लेकिन वो जो उसकी जगह है वो तो कोई नहीं ले सकता है। भले हम झगड़े कुछ भी करें, लेकिन वो मेरे पास तो है, मेरा साथ है, साथी है मेरे जीवन का वो। तो मैं चाहती हूँ कि अभी वो मेरे साथ रहे, कि वो वक्त भी मुझे ऐसे फील हो कि हाँ वो मुझे चाहिए था वो टाइम पे। भले हम बात नहीं करते थे तभी, लेकिन वो एक मेरा था, मेरी नजर जाती भाई हाँ वो बैठा है, वो है। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, वो चीज थी, पर वो नहीं रहते तो वो चीज नहीं रहती। जब आपकी दोनों डिलीवरियां हुई तो क्या आपके हस्बैंड आपके पास थे? हाँ, वो टाइम पे तो वो बोल सकते हैं स्पेशली छुट्टी लेके मेरे पास ही थे। दोनों दोनों डिलीवरीज के टाइम? प्रेगनेंसी दौरान भी, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट था तभी तो वो यहीं थे। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि उन्होंने वो, उनसे बन पड़ा, उन्होंने हर चीज दी मुझे, दी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। मतलब मैंने बोला ही नहीं था उनसे, ना मैंने सोचा था कि हाँ वो मेरे साथ ऐसे रहेंगे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है तब मूड स्विंग्स ये वो। पर मुझे याद नहीं कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में उन्होंने मुझे उफ तक किया रहेगा। मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, पर नहीं, प्रेगनेंसी दौरान उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा मेरे सपोर्ट में थे। मतलब ये कौन सा विजय है मैं नहीं जानती थी वो टाइम पे। हम्म। अक्सर एक चीज देखी गई भारती जी की, जब हम इंटरव्यूज लेते हैं कई बार, या बातचीत होती है जब आपकी तरह की महिलाओं से, आपकी तरह का मतलब कि जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, जैसे मैंने बताया आर्मी वाले, या बाकी कई बार गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है कि दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बट जब नया जॉब लगता है तो आपको कहीं दूर पोस्टिंग दी जाती है ना? तो गवर्नमेंट में भी दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल। तो अक्सर देखा गया है, सबके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं 10-15% एक ऐसा देखने में आया है कि कहीं ना कहीं उस दूरी के कारण, या नई शादी
में ही तुरंत आप अलग हो गए, कहीं ना कहीं हस्बैंड या वाइफ थोड़े से भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है आपको, ये किस लेवल तक सही है, गलत है, या ये हो जाता है? वो हो जाता है। एक एक सर्टेन एज पे कुछ चीजें नीड्स भी रहती है, जैसे कहा एक लोनलीनेस, हम्म। और एक माहौल भी अभी करंट वैसा ही है। लेट्स कम फास्ट, लेट्स गो आउट फास्ट। हम्म। हम्म। मतलब वो इंसान करना चाहे या ना चाहे वो चीज हो जाती है कभी कभार। हम्म। मन भटकता है। एक चीज मुझे बताइए कि आपने अपनी मदर का एक दौर देखा है जहां पर आपने बोला कि उन्होंने बहुत लाइफ में सेक्रीफाइस किया और कभी उफ नहीं करा या कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। तब मैंने आपकी बातों से सुना कभी कि मुझे आपके मतलब आपकी मदर ने शायद कभी ये नहीं कहा कि आपके फादर से कि मुझे आपने ये चीज नहीं दिलाई या मुझे घुमा के नहीं लाई या ये नहीं कराया वो नहीं करा। वहीं आज की लड़कियों को बात करें तो कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स, स्पेशली 2000 के बाद के बच्चों की बात करें। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस एक आया, इसका क्या रीजन लगता है आप? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। करंट जो जनरेशन में उसमें पेशेंस नहीं है। और ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जनरेशन भी हम उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए जिसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ग्रो किया। जैसे आजकल के बच्चे डे केयर्स में ज्यादा जाते हैं, माँ बाप से अटैच नहीं रहते, हॉस्टल्स में बाहर। हमारे मेरे बाजू में ही एक स्कूल है, प्री स्कूल, वहां तो 6 महीने का बच्चा सुबह रख के जाती है लेडी, और 6 मंथ? शाम को, हाँ 6 मंथ का है, और रात को 8:30 बजे आके लेके जाती है। तो वो बच्चे से माँ का क्या अटैचमेंट रहेगा, पेरेंट्स से। और हम्म। पहले के मतलब ऐसे था कि उनके लिए उनके बच्चे ही बड़ा करना सबसे उनका मेन एम्बिशियस था। मतलब ध्यान पूरा अपने बच्चों पे, उनकी परवरिश पे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, उनके स्वास्थ्य पे। और आजकल के पेरेंट्स बोले तो उनका करियर इम्पोर्टेंस है, करियर इम्पोर्टेंस है। पर अगर तुम इस धरती पे किसी और जीव को लाते हो तो वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर शायद कुछ लोग अपने, मैं जज नहीं करती, पर इतना तो फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए कि बच्चों को अपने से एकदम दूर कर ले। जब हम आज के बच्चों से बात करते हैं या कपल से बात करते हैं तो एक अक्सर एक चीज बोली जाती है कि सर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अकेले की सैलरी से सरवाइव नहीं होता, या दोनों का कमाना जरूरी है, इस तरह की बातें आती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज जैसे आपके फादर मदर थे तो खर्चे तो उस समय भी थे, वो अलग बात है कि वो उस लेवल के थे, और खर्चे आज भी। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आज जो आपकी एक रोटी कपड़ा मकान जो एक बेसिक नीड है, उससे एक्स्ट्रा के खर्चे जो जिसे हम लग्जरी बोलेंगे, उस पर ज्यादा शो ऑफ पे खर्चा हो रहा है बजाय अपनी बेसिक नीड्स के अलावा? सही कह रहे हैं, शो ऑफ पे ही खर्चा हो रहा है। इसके पास इसने इतनी अच्छी गाड़ी ली तो हमें भी लेनी चाहिए। वो सब कंपैरिजन की दुनिया फिलहाल चल रही है। इसने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़ के करूँ। इसने अपने बच्चे का बर्थडे इतने अच्छे सेलिब्रेट किया, मैं उससे भी और अच्छे से करूंगा। एक ईगो भी आ जाती है। और पहले ये सब नहीं था। अभी ये सब चीज बहुत ज्यादा है। बच्चों की स्टडीज को लेके भी, इसने ये स्कूल में डाला, मैं इससे और अच्छे स्कूल में डालूंगा। प्रेस्टीज दिखाने में सब लोग वहीं पीछे पड़े हैं, भाग रहे हैं सबके एक दूसरे के पीछे। पहले के जमाने में विज्ञापन आया करता था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये सेम वही है, शो ऑफ की दुनिया। अभी आपने एक चीज बोली थी आपके इंटरव्यू में कि आपके और आपके ब्रदर के बीच में 13 साल का गैप, जो अपने आप में बहुत बड़ा गैप होता है, 13 साल, वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर मैं बात करूं तो उस समय पे जब ब्रदर को ये पता लगा होगा कि मेरे जो भी है मतलब मदर प्रेग्नेंट है या बहन आने वाली है, क्योंकि इसका मतलब वो उस समय पे 13 साल के थे जब आप हुई, तो है ना? ठीक है। एज ए ब्रदर कभी आपकी बात हुई हो या समझा हो, या कभी जैसे घर परिवार में बैठ के हंसी मजाक करते हैं तो क्या उनको फील हुआ, मतलब एक झिझक आई, शर्म आई, या
उन्होंने प्राउडली वार्मली वेलकम किया अपनी छोटी बहन का कि हाँ कोई बात नहीं, मस्ती में तो मुझे ऐसे बोलता है कि तू अनवांटेड चाइल्ड है। पर नहीं। लेकिन मेरे पापा को लड़की चाहिए थी। ओके। तो वो गायत्री जी को बहुत मानते हैं, माँ गायत्री को। तो उनकी मन्नत से मैं आई। मुझे घर पे वही नाम से बुलाते हैं दोनों जन, मेरे मम्मी डैडी। तभी जो गुरु जी थे, श्री राम आचार्य जी, राम शर्मा आचार्य जी ने, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। उनके बेटे से उन्होंने दीक्षा ली थी, मेरे पापा ने। तो उन्होंने बोला था कि ये टाइम पे तुझे होगी, और सेम वैसे ही मैं आई। वो मुझे बहुत मानते हैं। और मेरा भाई मुझे हमेशा ऐसे चिढ़ाता है कि तू अनवांटेड चाइल्ड है, तुझे चाहिए ही नहीं था। क्योंकि सब उसको पहले अकेले ही मिला, फिर मैं आ गई। तो बट गया। बट गया तो ऐसे बटा के, बच्चे छोटे रहते तो ज्यादा ही पैम्परिंग होता है। पर एट लास्ट तो सब ध्यान उस पे जाता ही था जब गया। लेकिन वो बोलता है कि तूने आके दोनों को बांट लिया। सदियों से एक समाज में बहुत जोड़ी हिट है जो मैं हर अपने इंटरव्यू में पूछता हूँ और यहाँ भी पूछ रहा हूँ आपसे। और वो जोड़ी है सास और बहू की। यहाँ पर गलती से दोनों फीमेल्स हैं। और जब भी कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप की बात आती है, हस्बैंड वाइफ की दूरी की बात आती है, कोई भी बात आती है, तो अक्सर एक ही नाम आता है कि सास का बहुत दखल था, सास की बहुत इंटरफेरेंस थी, या ऐसा वैसा जो कुछ भी था। तो एक फीमेल दूसरे फीमेल की दुश्मन, इसको मैं अगर ऐसे कहूँ तो क्या लगता है आपको, क्या कहना है इस बारे में? आपने जो सेंटेंस कहा ना, फीमेल फीमेल की दुश्मन है, वो बात सच है। पर अभी सास सास जो माहौल में बड़ी हुई, उन्होंने जो इतने साल अपने घर में अपनी तरह से सब कुछ किया, उनके कहने से उनके बच्चे चले, और सडनली कोई नया कैरेक्टर आ गया घर में, तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे अभी उनके बेटे से पहले वो ही कनेक्टेड थे, सडनली उनकी शादी हो गई उसके बच्चे की, तो बच्चे का ध्यान वाइफ पे जाएगा, माँ पे कम जाएगा। वो एक इनसिक्योरिटी लेवल रहता है, वो बढ़ जाता है उनमें। बच फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सास की भी गलती नहीं होती है। पर वो जो स्टेज में जाते हैं, मतलब उनकी एज बढ़ती है, उन्होंने इतने साल घर में दिए, तो बच्चे अलग होते हैं, हस्बैंड भी थोड़े अलग हो जाते हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, तो वो अकेलापन जो खाता है ना, वो उभर के बाहर आता है सास के रूप में। डोमिनेटिंग नेचर बन जाता है। गलती उनकी भी नहीं रहती है, पर वो सीधे राह चलना चाहे तो आजू बाजू वाले, नई नई बहू है, ज्यादा छूट मत देना, ऐसे मत करना, बहू है, बहू कर लेगी, तू क्यों कर रही है, सास की तरह बिहेव कर, सास की तरह। वो एक आजू बाजू के सबके टॉन मतलब सब सिखाने आ जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान। वो सब असर करता है, फिर वो हो जाता है दोनों के बीच में टकरार। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की तारीख में किसी भी सास को, जो भी सास बनने जाएगी, मतलब सपोज आज आप भी, आपके भी एक बेटा एक बेटी है जैसा आपने बताया, तो कल को एक आने वाले टाइम में आप भी सास बनेंगी, ठीक है जी। तो ये बात तो पहले से ही पक्की है कि भाई अगर कोई भी नई लड़की या कोई भी नया लड़का, सपोज आपकी बेटी के हस्बैंड भी आएंगे तो दामाद आएंगे आपके, तो कहीं ना कहीं वो चीज तो शेयर होनी है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो कंप्लीट एक तरफ ही हो जाए। ये तो प्री डिसाइडेड है, मतलब ये तो एक साइकिल है जो चल रही है ऑटोमेटिकली, है ना। इसमें कोई चेंजेस वाली बात नहीं है, कोई नई चीज वाली बात नहीं है कि भाई अगर कोई नई बहू आएगी या कोई भी आएगा तो वो कहीं ना कहीं डिवाइड होना ही है। क्योंकि आपने अगर अपनी बेटे की शादी की है तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी वाइफ की टेक केयर करे, अपने आने वाली जो जनरेशन है बच्चों की उनकी टेक केयर करे, और तो कहीं ना कहीं वो टाइम डिवाइड होता है, सारी चीजें कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं बोल सकते उसको, कहीं ना कहीं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसकी भी वो केयर करें, ठीक है। तो ये तो एक प्री डिसाइडेड है, फिर इस तरह का माइंड सेट कैसे हो जाता है? एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। अगर इंसान एक्सेप्ट करेगा तो सब कुछ सही चलता है। अगर हम सोचे भी मेरे बहू है ना, मेरे घर पे आई है, मैं
मैं एक्सेप्ट करूंगी तो आगे सब सही रहेगा। पर वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है दिल से, सिर्फ बोलने के लिए होता है कि बहू बेटी है। फिर ऐसे बोलने मतलब कुछ बातें कर रहे हैं तो अगर बहू चली जाती है तो सब शांत हो जाते हैं। या फिर बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, अरे वो तो बहू है ना, वो थोड़ी अपनी है, बेटा अपना है, बहू तो पराई है। जब से आती है तब ये बीज अंदर डालते हैं बहुओं के दिमाग में। या फिर सब एक साथ ऊपर बैठे हैं और बहू को बोलते तू बहू है, तू नीचे बैठ। डिफरेंसेस वो खुद ही पैदा करते हैं कुछ चीजों में। फिर आगे चल के अगर वो चीज बोलने जाऊं तो ऐसा हो जाता है कि बहू खुद ही दूर हो जाती है सास से। पर वो सास को तब रियलाइज नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, और जब रियलाइज होता है तब वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। क्योंकि डिफरेंस ऐसे ही नहीं आता। अगर सास ऐसे सोचती कि चलो ये चीज मुझे नहीं मिली मेरे टाइम पे, मेरी सास ने नहीं समझ के लिया, पर मैं अपनी बहू को समझ के लूंगी। नहीं आई है एक दिन में तो कोई, मुझे नहीं पता कि प्रो बन जाता है। एक्सपीरियंस से ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर तुम ऐसे कहोगे कि मैं 1,000 रुपए में महीना चलाती थी, तुम 1,000 रुपए में नहीं चला पाती हो, क्यों, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाती? उससे अच्छा उसे समझाओ कि ऐसे चलाते हैं, ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे होता है। उसके साथ रह के उसको समझाओ। अगर वो कोई रिलेशन में कमजोर पड़ रही है तो सास तो एक्सपीरियंस ले चुकी है ना, तो वो बहू को क्यों गाइड नहीं करती? कि उसे गाइड करना चाहिए, ना कि बैठ के तमाशा देखना चाहिए कि देखो वो कैसे करती है, फिर उसे सुनाना पीछे से, वो गलत चीज है। तुम उसके साथ रहो, उसे समझाओ, ना कि तुम ईगो में चढ़ के आगे बैठ जाओ कि अरे तुझसे ये नहीं होता, तुझे ये नहीं आता। अरे भाई, जो लड़की 25 साल मायके रही उसने ये सब कुछ देखा ही नहीं, और सडनली एक दिन में तुम बोलोगे अरे तुझे ये नहीं आता, तुझे ये नहीं, तू ये नहीं कर सकती, नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जहाँ पे बहुएं चुप, मतलब बोल नहीं पाती, देखती रहती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो वहां से गैप कर लेती है। या एक दिन विस्फोट हो जाता है। हाँ, विस्फोट भी कर ले और गैप भी कर हो जाता है रिलेशन में। अभी वो रिलेशन ऐसा है कि तोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पति की मम्मी है, हमारी सास है, माँ बाप है। एट लास्ट वो माँ बाप है, माँ है। वो जब तक रहेंगे तब तक हमें उनके साथ ही रहना है, पर एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। क्या ऐसा ही लगता कि इस बीच में जो बेटा है, जो उनका बेटा और आपका हस्बैंड है ना, जो कि आपसे बात चल रही है इसलिए मैंने शुरू किया, बाकी कॉमन जो बात कर रहे हैं, किसी का बेटा किसी का हस्बैंड, वो बेचारा एक सैंडविच बन के रह जाता है कि माँ के लिए बोले या वाइफ के लिए बोले। और सबसे सपोज, ज्यादा वही पिसता है। उधर तो माँ सुनाती है वो जी भर के कि देख अब कल की आई और उसका हो गया, और इधर वाइफ कहती है कि ये बात सही कहा, ये होती है। पर उसे भी तो आना चाहिए था ना, आना चाहिए आज। मेल फैक्टर को आना चाहिए कि दोनों को बैलेंस करके रखे। बैलेंस करके रखे इन द सेंस, अभी वाइफ की तरफ से अगर कुछ है तो वो उसे अकेले में समझाए, ना कि सास के सामने उसे ऐसे बोल दे या कुछ सब लोग के सामने ऐसे कर दे। मम्मी है, माँ को तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो उसकी जनेता है, चाहे वो कैसी भी हो। उसे अलग से समझाए। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मेरा अच्छा रखे। मेरे हिसाब से मेल जो हस्बैंड रहते हैं उनकी ही सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दे, खुद उसको काबिल समझे। खुद हस्बैंड सम, मेरी। खुद समझे कि नहीं, मेरी बीवी नई आई है, वो सीखेगी तो सीख जाएगी। हमारे घर के तौर तरीके, बहुत सारी चीजें रहती है मैरिज के बाद। पहले दिन से अगर तुम ऐसे बोलोगे अरे उसे कुछ नहीं आता, वो न्यूक्लियर फैमिली से है, पर आप अगर मुझे रिश्तों में घुलोगे तो मैं भी घुल जाऊंगी। पर आप पहले ही से ही मुझे सेपरेट रख रहे हो तो मैं कैसे घुलूंगी? आप खुद ही एक दीवार बन के मेरे सामने रख देते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा। तो फिर बहू आपकी भी एकदम।
मन बना लेती है। आपके आंसर से दो चीज सामने आती है कि पहला, आपने बोला कि जो भी मेल है, हस्बैंड या सन, आपके पार्ट पे हस्बैंड और उनके बाद में बेटे, उन दोनों को एक बैलेंस करना चाहिए, दोनों को एक मतलब एक ब्रिज का काम करना चाहिए, जहाँ पे ब्रिज बन के दोनों के बीच में खड़े हो जाए, तो गाड़ी प्रॉपर दोनों की सांसों की इक्वल लेवल पे आ जाए। ठीक है। बट अगर मैं बात करूं सपोज आप ही के लेवल पे, कि जहाँ पे आपके हस्बैंड 11 साल बाहर रहे, ठीक है, क्या, तो मैंने बोला कि आर्मी वाले या ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, उस कंडीशन में, क्योंकि बहू को तो वही रहना है, मैक्सिमम तौर पे ये देखा गया कि जो मीडियम क्लास की जो बहू हैं, मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे आप बिलोंग करती हैं, तो वो उनको फैमिली रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, या सेक्रीफाइस कुछ भी बोल लीजिए, उनको ससुराल में ही रहना पड़ता है ना, क्योंकि हस्बैंड उनको वहां पर उनकी उस तरह से टेक केयर नहीं कर सकते, ड्यू टू सो मेनी रीजंस, है ना। अगर हम लोग बहुत अपर क्लास की बात करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स या जो बहुत अपर टाइकून से, उनकी बात को छोड़ देते हैं, लेकिन मीडियम क्लास जो फैमिली है, जो कहते हैं ना कि पूरा इंडिया जो है वो 90% गाँव में बसता है, जो गाँव वाले जो, या जो मीडियम क्लास है, वो तो वही है कि सास ससुर की सेवा करनी है, उनके पास ही रहना है। उस कंडीशन में कैसे हस्बैंड या बेटा कैसे बैलेंस कर पाएगा? क्योंकि उसको तो कुछ पता नहीं, उसको तो ये है कि आज आप अपने हस्बैंड को जो बोलेंगी, वो उनको लगेगा, एक कान से उन्होंने सुना कि हाँ भाई भारती जी का फोन आया, हाँ भाई ये उसकी ये बात हुई, दूसरे कान से सुना कि मम्मी जी का फोन आया कि आज भारती ने ये कर दिया, तो कैसे वो। वो बैलेंस तो सबसे पहले सास का ही होना चाहिए, क्योंकि सास, भले वो सास बहू के लिए, पर वो आखिर में तो एक माँ है, जो पूरे घर को उसने अपने अपने घर को उसने सींचा है। उन्होंने अपने घर को बनाया, बच्चों को बड़ा किया, फिर वो लाई तभी वो बहू आई है। अपने आप तो बहू आई नहीं। तो उसे, सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपने घर के तौर तरीके में वो ढाले, प्यार से, ना तो टॉन्टिंग से, और ना तो ऐसे मतलब नीचा दिखा के, कह रहे तुझे ये नहीं आता, इतने साल क्या किया। तो कॉलेज में क्या ये नहीं सिखाते स्टडीज में कि ये खाना कैसे, रेसी खाना बनता है, या साड़ी कैसे पहनते हैं, या किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कोई बड़ा आता है तो कभी कभी पाँव छूना चाहिए, कभी नहीं, ये सब स्टडीज में नहीं आता। ये जैसे सिखाते हैं वैसे ढलते हैं हम। और मुझे याद है, मेरी सिर्फ फैमिली नहीं, मतलब कोई भी फैमिली ले लो, कोई भी कल्चर ले लो, कोई भी कास्ट ले लो, अगर अनमैरिड लड़की है तो वो बहुत फ्रीली रहती है अपने घर में। कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, सिर्फ मतलब इतना रहता है कि स्टडीज रहती है, अगर वर्किंग है तो वो रहता है, घर के उतना नहीं रहता। एक माँ बाप के घर में बेटी तो नहीं करना काम तो नहीं, छोड़ दो मम्मी कर लेगी। पर जब वो शादी हो गई, उसके एक दिन बाद तुरंत वो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ सब आना चाहिए, सब ऐसे होना चाहिए। वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे ढलती है शादी। फिर शादी होने से बहुत रिलेशन जुड़ जाते हैं, वो बहू बनती है, वाइफ बनती है, किसी की भाभी बन जाती है, नलन देवर सब उनको। आज तक जिसने एक चीज अपनी शेयर नहीं की होती है, वो सब चीज शेयर करनी पड़ती है, चाहे हंस के करे या मन मार के करे। ये होता है। मतलब एक दिन के अंदर एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल जाती है, जो लड़की अपने घर में एक राजकुमारी की तरह रहती है, वही दूसरे घर में आके उसके ऊपर, जहाँ पर केवल वो एक बेटी या एक बहन होती है, वहां पर वो दूसरे घर में आते ही बहुत सारे रिश्तों में उसके आ जाते हैं, उसके नाम पे भाभी, ननद, बहुत चाची, मामी, जो कुछ भी है, और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आ जाती है। और देखा जाए तो ये बात सही भी है कि देखिए, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि आज अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ, सपोज आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं, और सपोज अपने हनीमून पे या नॉर्मल वे में भी कहीं बाहर गए घूमने के लिए, तो जब हम किसी होटल का एक रूम भी देखते हैं, तो बहुत तरीके से देखते हैं कि भाई आज हम 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,000 रुपये का जो रूम ले रहे हैं, तो नीट एंड क्लीन हो, है ना, हाइजीनिक हो। और स्पेशली सबसे ज्यादा जो लोग बाग देखते हैं, 90% रूम से ज्यादा टॉयलेट को देखते हैं कि एकदम साफ सुथरा हो। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे। वहीं एक लड़की को ये मौका नहीं दिया जाता कि जिस ससुराल में वो जा रही है, कब उसको वो घर भी दिखाया जाए, कि वो, हो सकता है आप अपने घर में बहुत अच्छी तरह से रह रही हो, लेविशली रह रही हो, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो, बट जहां आप जा रही हैं वो घर उस लेवल पे मेंटेन नहीं करता हो, या कुछ नहीं, उसको वो राइट भी नहीं है कि वो उस घर को बाहर से देख भी पाए, जहाँ उसको पूरी जिंदगी बितानी है, जहाँ पर वो एसी में, या एसी को छोड़ दीजिए, पूरी एक अच्छी लाइफ जी के आई है माँ बाप के यहाँ,
वहां उसको। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है सिस्टम समाज में। समाज को ये मौका देना चाहिए कि जिस लड़की को अपना जीवन बिताना है, एटलीस्ट वो उस घर को जाके देखे, समझ सके कि हाँ मुझे इस घर में रहना है, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके। पहले कुछ मतलब पहले की बात करूँ तो 15 साल पहले की बात करूँ तो तभी ये चीज नहीं थी कि बिफोर मैरिज तुम घर देखने जाओ। नहीं, वो आज भी नहीं है। हाँ। 15 साल पहले नहीं, वो आज भी नहीं है। ये होना चाहिए, ये मेरा व्यू है कि इट्स माय व्यू कि ऐसा होना चाहिए कि एक लड़की को भी ये अधिकार है कि वो जाके देखे कि मुझे कहाँ जाके रहना है, मुझे अपनी जिंदगी कहाँ बितानी है। वो वो था ही नहीं, मतलब क्या देखते थे, लड़का क्या पढ़ता है, उसके पापा क्या करते हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, मतलब। फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, ये सब देखते थे। लड़का अच्छा है, शादी कर लो। लेकिन ये नहीं सोचते कि सिर्फ लड़के के साथ नहीं रहना है, परिवार भी रहेगा साथ। अपनी बेटी का जो नेचर है, आपने अपनी बेटी को जैसे बड़ा किया, क्या वो वहां जाके सेट हो जाएगी? ये क्यों नहीं देखते? तुम मार्केट जाके एक पायदान भी लाते हो तो 100 बार सोच के लाते हो। पर जब जब अगर तुम कोई अपनी बेटी को कहीं और किसी और के साथ जोड़ते हो, 25 साल तुमने उसे रखा और 25 साल के बाद वो जिसके घर जाएगी, तुम वहां का हर चीज क्यों नहीं देखते? ये सवाल मुझे भी है। और वो देखना चाहिए अपने आप। जिसको तुमने दिल से मतलब बहुत अच्छे से परवरिश की, पर उसकी एक ही ख्वाहिश रहती है कि वो अच्छे घर में, मतलब ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा पैसे वाला ये वो, पर एक कंपेबिलिटी रहती है कि तुमने रखा वो हिसाब से सामने वाला भी उसको वैसे रखे। ऐसा क्यों नहीं देखते? थोड़ी बहुत तो सर्च होनी ही चाहिए। और एक मैं तो यही बोलूंगी कि माँ बाप को ये चीजें देखनी चाहिए। सिर्फ दूसरी बात, लड़का है, ये है वो है, बस वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो उसके साथ जुड़ेंगे। और आगे वो हंस के रहेगी या अंदर घुट के रहेगी, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि अक्सर देखने में आती है कि मीडियम क्लास फैमिलीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो अक्सर लड़के वालों के मुंह से एक शब्द निकलता है, लड़के के फादर के मुंह से, मदर के मुंह से, अक्सर अमूमन एक शब्द, कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल बेटी चाहिए। बाकी आप अपनी बेटी को जो देना चाहें दे सकते हैं, मान सम्मान आपका है, मान सम्मान है ना, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो बेटी को देना चाहें, नंबर वन। नंबर दूसरा, आप निश्चिंत रहें, हम बेटी लेके जा रहे हैं, बहू नहीं, हम बेटी लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो बेटी जैसे उनकी बेटी होती है उसी तरीके से उस बहू को भी ट्रीट करते हैं बेटी की तरह? या क्या वास्तव में जो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, केवल मान सम्मान, जो देना है बेटी को दे दिए, क्या वो वास्तव में संतुष्ट होते हैं इस बात से? क्या ये डबल फेस नहीं है? डबल फेस ही है। ऐसा नहीं होता है। शादी होती है, उसके बाद से जब तक वो जीती है तब तक मायके से व्यवहार होते ही है। ऐसे नहीं कि शादी हो गई सब दे दिया फिर बस। ऐसा नहीं होता है। वो चलता ही है कोई ना कोई रिवाज से। जैसे हम गुजराती में रहता है, जैसे अगर मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो मेरा भाई, वो हम लोग में बोलते हैं मामेरू, गुजराती में शब्द है मामेरू, वो लेके आता है। मतलब उसमें पैसे भी रहते हैं। भात, जिसको भात बोला जाता है कई जगह पे। या पैसे भी रख सकते हैं उसमें, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैश भी रख सकते हो, गोल्ड रहता है। जो पूरा परिवार है मेरा ससुराल, उन सबके लिए कपड़े, और मेरा बेटा है तो उसके लिए शादी का पूरा जो भी खर्चा है वो मेरा भाई देगा, उसकी ड्रेसिंग का। ऐसा एक मामेरू शब्द है। वो भी एक टाइप ऑफ वही डाउरी बोल सकते हैं, पर उसको शब्द दे दिया मामेरू। फिर बोलने जाए, देते हैं, उनसे जो बन पड़ता है वो लोग चीज देते हैं। पर ससुराल वालों को कभी वो चीज की कदर नहीं होती, कभी अप्रिशिएट नहीं करते। भले उनकी उन्होंने वैसा नहीं लिया रहता है, पर अगर उनको अगर अच्छा चीज मिला उनसे तो कभी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी तो चलो अप्रिसिएशन नहीं तो एटलीस्ट अपनी बहू को तो थोड़ा प्यार दो, एक रिस्पेक्ट दो।
और मैं सच बोलूं, मेरी राय ऐसे है कि ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। कि लड़की, ये सब चीजें तब होती है जब लड़की के पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर ये लड़की के पेरेंट्स बोले कि ये सब चीजें नहीं, मैं ये सब चीज नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को उतने काबिल बना के भेजूंगा कि वो उसे पढ़ा लिखा हो, उसको इतना काबिल बनाऊं कि उसे ये सब चीज की जरूर ना पड़े। लेकिन माँ बाप पहले से ही बोलते हैं, अरे बेटी है, उसको शादी करनी पड़ेगी, पैसे बचाओ, बेटी है उसको ये देना पड़ेगा, गहना जमा करो। माँ बाप की मेंटालिटी जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये सब चीजें चलती रहेगी। पर जिस दिन माँ बाप ने मेंटालिटी बदली कि नहीं, ये चीज हम नहीं करेंगे, हम हमारी बेटी को वो काबिल बनाएंगे, और फिर उसको, उसके काबिल जो लड़का रहेगा हम उससे शादी करेंगे। क्योंकि बेटी को, बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप को तकलीफ पड़ती है उसकी परवरिश में। ऐसे ही बच्चे तो बड़े नहीं होते, दोनों को स्ट्रगल होता है। माँ बाप के दोनों बच्चों में, बेटा हो या बेटी, तो वो कंपैरिजन क्यों रहता है कि बेटी है तो उसको, उसके माँ बाप को दब के रहना चाहिए, उनको डाउरी देना चाहिए तभी शादी होगी। ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने में आता है भारती जी कि सपोज कोई लड़के वाला है, मतलब ये लेकिन केस थाउजेंड्स में वन होते हैं, है ना, इसका परसेंटेज बहुत, इसका जीरो के बराबर होता है, कि वो चाहते हैं कि वास्तव में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल लड़की चाहिए आपकी, लेकिन माँ बाप वहां पर फिर ये कहते हैं नहीं हमारी इकलौती लड़की है, या केवल एक बेटा बेटी है, तो हम भी तो अपने पूरे दिल के अरमान पूरे करेंगे, हम इसको ये भी देंगे वो भी देंगे वो भी देंगे। तो वो भी अपने समाज में अपनी नाक ऊंची करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, नहीं चाहते हुए भी सामने वाले को बहुत सारी चीज देते हैं। वो सच कहा। वो उसी वजह से बाकी जो फैमिलीज रहती है ना, वो सफर करती है। हम्म। क्योंकि देने वाला जो कैपेबल रहता है वो दे देता है, पर जो नहीं रहता है वो कहाँ से देगा। ये चीज कोई समझता नहीं है। पर जो देने वाला है वो ऐसा क्यों नहीं सोचता है, चलो आज मेरे पास है, मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली, उसको इन टर्म्स ऑफ मेरे हिसाब से, बाकी दहेज में कुछ ना दे, पर एक प्रॉपर्टी खरीद के दे, या कुछ ऐसा उसके हाथ से कर्म करवाए जो उसके भविष्य में काम में आए। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने ऐसे सोचा है कि मैं मेरी बेटी को, मेरे मुझे भी एक बेटा और बेटी है, मैं मेरी बेटी को बहुत काबिल पढ़ाऊंगी, वो अपने मतलब एक जिम्मेदार बनाऊंगी हर तरीके से। वो घर भी संभाल सके, मतलब खुद का, ऐसा नहीं कि वो उसे ये चीज नहीं आती, मुझसे हर चीज सिखाऊंगी, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग बनाऊंगी। पर मैं उसको ये जो दहेज है वो शब्द, वो चीज मैं नहीं दूंगी। वेरी, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ये अगर माँ बाप अगर यहाँ ठान ले तो वो चीज अपने आप बंद हो जाएगी। फिर वो लड़के वाले हो या कोई भी हो, जहाँ अगर कुछ मतलब मिलके अगर ये डिसीजन लिया तो वो आगे काम बढ़ सकता है और उसमें अच्छा बदलाव आ सकता है। पर ये कोई लाना नहीं चाहता, सिर्फ बोलते हैं। तो जो प्लान आपका है, क्या उसमें आपके पति आपके भागीदार बनेंगे आपको लगता है? हाँ, मेरे हस्बैंड भी खुद बोलते हैं कि बेटियों, मतलब इन द फीमेल साइज वो रिस्पेक्ट देते हैं कि उनको एजुकेटेड होना चाहिए, एटलीस्ट अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो वो फेस कर सके। तो इसको रिवर्स साइड अगर मैं मानूं तो ये मानूं कि बेटे की शादी में अगर आप दहेज नहीं देंगी तो बेटे की शादी में भी दहेज नहीं लेंगी। हाँ, नहीं लूंगी। ये चीज पूरी रिकॉर्ड जारी है, पूरी दुनिया देखेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा बाद में। देखने दो मैं गुरु वो मैं बेटे में हो सकता है 15 साल लगे, 20 साल लगे, जो भी टाइम लगेगा उसकी मैरिज में, लेकिन देखना ये है उस समय पे कि क्या भारती अपने वर्ड्स पे कायम रहती है कि अपने बच्चे की शादी में कुछ भी दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेती है, मान, या दहेज नहीं, एक शब्दों को घुमा दिया, मान सम्मान के नाम पे कुछ नहीं लेती। नहीं, मेरा मेरे एक मतलब मैंने सोच बनाई है कि मेरे घर पे आने वाली और मेरे घर से जाने वाली, मतलब मेरी बेटी और एक मेरी बहू आएगी, उन दोनों में कंपैरिजन नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने जो फेस किया, मैं उन दोनों को नहीं करने दूंगी। भले वो मेरी बेटी भी जाएगी तो उसके पीछे भी मैं खड़ी हूँ, और जो आएगी उसके लिए भी मैं खड़ी हूँ। मेरा बेटा और मेरा होने वाला दामाद, मैं मतलब मेरी बहू और मेरे दामाद में ऐसे
चाहती हूँ कि हम कोई काम में लेबलिंग ना हो, उन दोनों के बीच में कोई ईगो ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो। कोई ऐसे नहीं समझे कि मैं तेरे से बढ़ के हूँ, तू थोड़ा नीचे है। ये चीज नहीं चाहती मैं। और ये चीज पेरेंट्स ही लाते हैं, समाज ही लाता है। आपने आज बहुत सारी अच्छी बातें की, इसमें दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। नंबर एक कि आपने बोला कि कोई भी जो सास बनती है लेडीज, वो शायद मेंटली उतना वो खराब नहीं होती, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस माहौल या रिश्तेदार नातेदार, वो उनको कहीं ना कहीं पैम्परिंग कर करके है ना, वो ट्रिगर कर करके उनके माइंड में वो चीजें भर देता है कि अब तो सास बन गई है, सास बन गई है, सास बन गई है। तो कहीं ना कहीं फिर वो एक डोमिनेटिंग नेचर में आ जाती है कि वो सास वाले पार्ट पे। दूसरी बात आपने जो बोला कि बेटे और बेटी में, कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये अक्सर देखने में आया है कि चाहे आज शादी को 30 साल भी हो गए, 50 साल भी हो गए, जो अक्सर हम देखते हैं समाज में, तो भी जब भी जैसी बहू एंट्री मारती है तो सास ससुर या जो भी उनके वो सब बातें बंद हो जाती है, साइलेंट हो जाते हैं। जबकि आपको हर काम के लिए अपनी बहू की जरूरत है, छोटे से बड़े काम तक के लिए। सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक जब तक चौका बंद नहीं होता, तब तक वो बहू बहू बहू, अब चारों तरफ से वही आवाजें आती है। ठीक है, किसी ना किसी शेप में, चाहे बहू के शेप में, चाहे हस्बैंड की बोले तो भारती के नाम के शेप में, किसी ना किसी, या मम्मी के शेप में या भाभी के शेप में, वही आवाज। लेकिन जब अगर कहीं बात होती है कोई प्राइवेटली या कोई जब कोई डिसीजन वाली बात होती है, तो वहां पे बहू को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कोई भी अदर कास्ट की है या बिल्कुल अलग है, वो परिवार का हिस्सा ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आज भी भेदभाव था, है, और जल्दी से जल्दी ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। क्योंकि एक चीज जो मैं अपने पर्सनल वे में रियलाइज करता हूँ कि शादी के बाद लड़का अपनी जिम्मेदारी में लग जाता है कि उसको अपने फादर मदर की टेक केयर भी करनी है, परिवार की भी करनी है, और वाइफ और आने वाली जनरेशन की भी करनी है, तो वो कमाने में लग जाता है। तो जिसे कहते हैं ना बुढ़ापे की लाठी, तो बुढ़ापे की लाठी मेरे शब्दों में बजाय उस बेटे की बहू होती है। शायद बेटे को इतना पता भी नहीं होता कि मेरे माँ बाप को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं है, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, जो बहू को सारा पता होता है उनका शेड्यूल। तो बुढ़ापे की लाठी तो एक्चुअल में बहू होती है। बेटा तो एक हाँ, नाम का है, वो केवल एक फाइनेंस पार्ट पे एक बेटा है जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज तो मैक्सिमम तो जो पूरा सारा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट सिस्टम घर का, वो केवल बहू है। सही कहा। क्योंकि घर पे तो रहती बहू ही है उनके साथ। अगर उनको कुछ चाहिए, कहीं जाना है, उनकी पसंद नापसंद हमारे, तो वो बहू ही देखती है। हम, अगर मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो भी वैसा ही है। मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं रहता है कि मेरी मदर इन लॉ को कुछ चीजें चाहिए, उनको कुछ चीज का फियर है, उनको कोई प्रॉब्लम है, मैं उनको बताती हूँ। तो तभी उनको समझता है कि अरे मम्मी को ऐसे प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो तभी वो बोलते हैं हाँ भाई तू ऐसे कर ले, कंसल्ट कर ले डॉक्टर से या ऐसे। पर ये चीज मदर इन लॉ नहीं समझती कि मेरी बहू ने बोला रहेगा तभी बेटा बोल रहा है। हम्म। उनके लिए तो उनका बेटा ही सब ठीक रहता है। बहू तो कहीं रहती नहीं है पूरी, पिक्चर। उनके कोई सिनेरियो में बहू रहती ही नहीं है। एक चीज भारती जी जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो बहुत ज्यादा इन दिनों मीडिया में भी उठता है, कोर्ट में तक में भी गया, और बहुत सारी जगह पे वो क्वेश्चन गया। बड़ा कंट्रोवर्शियल थोड़ा क्वेश्चन है कि 2000 के बाद जब हम देखते हैं, मतलब 2000 सन के बाद की जो बच्चियां हैं, जो आज आपकी बच्ची भी कल को बड़ी हो रही है, हमारी बच्चियां जो भी, देखने में आया कि बॉलीवुड की नकल हर कोई करने पे लगा हुआ, मैक्सिमम कपड़े कम होते जा रहे हैं। बहुत सीधे सिंपल शब्दों में कहूँ तो, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें या कहीं भी देखें, तो कपड़े जो एक मर्यादित कपड़े थे जिसे कि हम लोग प्रॉपर, वो कपड़े कम होते जा रहे हैं। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखती हो, या आपको क्या लगता है कि ये जो धारा चली है, ये जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो रील्स डाली जाती हैं, जिस तरह की जो चीजें हैं, क्या वो सही है? मैं अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो नहीं। मुझे ये चीज सही नहीं लगती है। मॉडर्न होना मतलब ऐसा नहीं कि तुम नंगे घूमो, कम कपड़े पहनो। यस। मॉडर्न तुम ख्याल से हो सकते हो, अपनी वाणी से हो सकते हो, अपने कर्मों से हो सकते हो। सुंदरता दिखाने से नहीं होती, तुम्हारे आचरण में होती है।
तुम्हारे कपड़े शरीर ढकने के लिए होते हैं, जिससे हम सन बात से बच सके, सूरज की किरणों से बच सके। कपड़े शरीर को ढकने के लिए रहते हैं, ना कि आधे कपड़े पहनने से तुम मॉडर्न या हाईफाई दिखोगे। मेरा मानना ऐसे है, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सामने वाले को क्या पसंद है वो मायने नहीं रखता मेरे लिए। मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए वो ही मायने रखता है। और मेरे मुझे भी बेटी है, पर अगर वो उसे मैं वेस्टर्न कपड़े पहनाती हूँ, पर मुझे दिखाना ज्यादा पसंद नहीं है, भले मेरी बेटी हो या मैं हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि सुंदरता को अगर दिखना है तो वो बंद कपड़ों में भी दिखेगी। एक अगर मैं बोल तो इसमें मैं थोड़ा अलग रूट पे जा रही हूँ। जैसे राधा रानी थी, माता माँ है, देवी स्वरूप है, वो कपड़ों में और श्रृंगार में कितनी खूबसूरत दिखती है। फिर आप बॉलीवुड की बात करें तो पहले की हीरोइनें भी थी, वो तो अभी की करंट हीरोइनों से भी बहुत ब्यूटीफुल आज भी उनके नाम है। मधुबाला, आप मीना कुमारी, आप आज भी वहीदा। उनको याद करते हैं। और अगर आज की ही करंट 2020 25 की बात करें, तो बॉलीवुड के अलावा और एक चीज है, साउथ इंडियन मूवीज, उसमें भी हीरोइंस है। पर वो कभी मैंने नहीं देखा कि शॉर्ट कपड़े या ऐसे कोई वल्गैरिटी में, फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। मेरा इतना ही कहना है कि कपड़े कपड़ों से मॉडर्निटी नहीं आती। अगर तुम छोटे कपड़े पहन के तुम उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, सिर्फ दिखावे के लिए पहनते हो, तो तुम्हें नहीं पहनने चाहिए। और दिखावा भी किसको करना है? तुमको ऐसे कपड़ों में देख के लोगों के गंदे विचार तुम पे हावी हो, गंदी नजरों से देखे, वो ज्यादा जरूरी है, या आपको एक प्यार भरी, ममता भरी और रिस्पेक्टफुल नजरों से देखे कोई, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है? तो क्या मैं इसका मतलब ये मानूं आपकी बात से कि जो भी लेडीज अपने आप को नीचे से ऊपर तक साड़ी में, सूट में कवर रखती हैं, उनको आज गलत दृष्टि से नहीं देखता, केवल जो छोटे कपड़े पहनती हैं उन्हीं को लेकर गलत दृष्टि से देखता है? नहीं, मैं ये भी नहीं बोलती कि जो पूरा ढका हुआ रहता है उसे भी देखने वाले को जो नजर से देखना है वो वही नजर से ही देखेगा, बुरा बुरी नजर से ही देखता है। तुम उसके सामने कुछ भी कर लो, हम्म। पर वो सामने वाले की सोच और उसकी दृष्टि पे निर्भर है। एक कल्चर चल पड़ा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, डिस्कोथिक, ड्रिंक, सिगरेट, पब्स। क्या कहना है आपका इस बारे में? और स्पेशली वहां पर देखा जाता है कि मैक्सिमम, ये सरप्राइजिंग है कि रिसर्च कहती है कि वहां पे लड़कों से ज्यादा लड़कियां पाई जाती हैं, या हाँ। लड़कियां लड़कियां, इसको दूसरे शब्दों में कहूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, लड़कों को जो भी उनके बॉयफ्रेंड बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, अगर उनको लगता है कि कोई पढ़ाकू लड़का है तो उसको तो वो इग्नोर कर देती है कि तो पढ़ाकू है, दिन भर किताबों में घूमता था। अगर कोई लड़का पब में नहीं जाता, स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, या कोई एक्स टाइप की बातें नहीं करता, है ना, तो उनको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो मॉडर्न नहीं है ना, तो उनकी प्रायोरिटी वो हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये बातें? ये आपने कहा वो सच है, करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन वही चल रही है, वो एक फेज के जहाँ लड़कियों की रेगुलर जो नीड्स, बेसिक नीड से ज्यादा उनको लग्जरी इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब हाई फाई रहना रहना उनके हिसाब से, मतलब आजकल जो पिक्चर्स में भी वो देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसे देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, ब्रांडेड चीजें रखना, ये एक ट्रेंड हो गया है। उनको अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। एक मेंटालिटी उनके दिमाग में आ गई है। पर वो क्यों आई है?
वो क्यों कोई नहीं देखता? सब दे, ये आपने कहा वो सच है। सब लड़कियां ज्यादा देखती है पब्स में, लड़कियां सिगरेट्स, शराब, ये सब चीजें लेती हैं बॉयज से ज्यादा। ट्रेंडी रहती है, क्यों रहती है? उनको इंस्पायर किसने किया, या उनको वहां किसने घसीटा? इसके पीछे का कोई क्यों नहीं देखता है? वो सवाल क्यों किसी के मन में नहीं आता? पहले आप ऐसे तो आपके हिसाब से किसने इंस्पायर किया होगा? उसके नियर बाय, नियर जो आजू बाजू के उनके रहेंगे, नियर बाय बंस। जो उनका इसमें सर्कल। actors भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। अगर लड़की जा रही है बाहर, ये सब कर रही है एज अ टीन एज में, तो वो वहां वो गैप वो फिल करने जा रही है, एक अपनी लोनलीनेस को हटाने जा रही है। जहाँ उसके माँ बाप को उसके साथ रह के बैठ के टीवी देखना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके मन में है बहुत सारी चीजें रहती है टीनेज में, वो क्लियर होनी चाहिए। पर नहीं, माँ बाप की आज तो माँ बाप भाग रहे हैं पैसे के पीछे, और वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो वो बच्चा बाहर ढूंढता है वो खुशी। बाहर तो कैसा रहता है, आज मिले, हंसे, बात किए, टाइम स्पेंड किया, हो गया। वो पल में वो खुश हो जाती है। फिर उसे लगता है रोज वहां जाएगी तो वहां ऐसे मिलेगा, एक वार्मनेस उसे लगती है, पर उसे वो चीज पता नहीं कि वो चीज गलत है। और फिर ब्लेम करते हैं कि अरे मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरे कहने में नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके कहने का मतलब ये कि सारा जो ये फॉल्ट है, ये जो सब इसका जिम्मेदार हकीकत में माँ बाप है। हाँ, क्योंकि माँ बाप ने कभी ध्यान दिया ही नहीं जब देना था, तभी अपने बच्चों को दूर रखा। अभी बोल सकते हैं ना, मैंने अभी आपको कहा 6 महीने का बच्चा वो रख के जाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं वो लेडी। वो बच्चा बड़ा होके क्या अपनी मम्मा को रखेगा? वो बॉन्डिंग रहेगी? लेकिन ये भी नहीं। तो है भारती जी, जो आपने बीच में बोला कि क्या पता उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान इतना, मतलब इतना नहीं भूल जाना चाहिए कि तुमने जिसे, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनको तुम प्रायोरिटी पहले ना दो। कुछ एक्सपेंस कम भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हर चीज। उतना तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं बोलूँ कि भगवान ने अगर जन्म दिया है तो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ साधन दे देता है, भूखा तो नहीं सुलाता। उतनी नीड्स के अलावा अगर तुम तुम्हारी लग्जरी के पीछे भागोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और मुझे लगता है कि हर माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किस समय घर से निकल रहा है, कितने बजे आया है। या अगर आज हाँ, आपको पता है, आज आपकी बेटी है, या आपको, या आज आप एक बेटी रही हैं, तो आपको पता है कि आपकी फादर की सैलरी अगर सपोज 10,000 रुपये, और आप अगर 20,000 रुपये का अपने ऊपर खर्च कर रही हो, तो वो उनको भी समझ में आना चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है। सही या कहा आपने। कि अगर मेरी कमाई 10,000 रुपये है, जिसमें मेरे दो बच्चे हैं जिनको मैं पाल रहा हूँ, तो मेरी बेटी अगर 20,000 रुपये के महंगे फोन ले रही है, या महंगी चीजें ले रही है, या बाकी सब चीजें, वो आ कहाँ से रही है? जबकि वो पेरेंट्स उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं करते। हाँ, ये आपने सही कहा। मैं अपने मतलब रिलेटिव्स को भी देखती हूँ, जिनके पास गॉड ग्रेस सा बच्चा है, उनके बच्चों को देखती हूँ बिंदास, मतलब इन द स्कूल टाइम में ही बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल्स, फिर बाइक दिलाना, अच्छी जगहों पे, मतलब वैसे फ्रेंड्स रखो। माँ बाप बच्चों को मेंटालिटी देते हैं कि हाई, मतलब स्टेटस वाले फ्रेंड्स रखो, हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल वाले फ्रेंड्स रखो, वैसे रहो। माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, मैंने देखा है। और मुझे याद है कि जब मैं, अगर मैं बोलूँ तो व्हेन आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, तो मैं पार्ट टाइम, मतलब मैं ग्रेजुएशन के पीरियड में भी मैं जॉब करती थी पार्ट टाइम। मुझे एक ऐसा था कि इंडिपेंडेंट रहना, वो मुझे अच्छा लगता था, और अभी भी है। अ, मेरी जब मैं जो इंजीनियरिंग में नोट्स लिखते थे पहले,
जर्नल बनाते थे जिसमें नोट्स लिखना और ड्राइंग करके देना देना पड़ता था उनको। अगर वो नोट्स अगर हम लिख ले तो हमें एक जर्नल के 500 रुपीज मिलते थे। तो मैंने एक बार, 2-3 बार मैंने ऐसे किया तो मेरे पास 1,500 रुपीज आए थे। तो मैंने मेरे पापा को जाके दिया। तो मेरे पापा बोलते कहाँ से आए। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने मेरा पीठ थपथपाया और बोले कि तू इन पैसों का क्या करेगी। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ पापा, आप रख लो, आपको जो चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, तुझे जो करना है, तेरी फर्स्ट इनकम है, तुझे जो करना है तू कर ले, तेरी ख्वाहिश पूरी कर ले। तो मुझे याद है कि मैंने वो पैसे अपने फ्रेंड्स को बुला के हम लोग होटल में खाना खाए और मैंने पूरे स्पेंड कर दिया, पूरे। तो विद इन, वो नोट्स लिखने में मुझे 15 दिन गए थे। और वो 15 मिनट डेढ़ में दो पैसे घंटे खर्च। 1.5-2 घंटे में वो 1,500 का मैंने, हाँ 1,417 ऐसे कुछ बिल आया था मुझे याद है। तो वो मैंने यूज कर दिए। और जब घर आई तो रात को ऐसे ही मेरे पापा ने पूछा कि क्या किया, हंसते हुए ही पूछा। मैंने कहा पापा, फ्रेंड्स को लेके पार्टी किया, हम लोग ने अच्छे खाना खाया और आइसक्रीम खाई और आ गए। तो बोलते कितने खर्च किए। तो मैंने बोला पापा 70 रुपए ही बचे हैं। बोलते तूने मेहनत की कितने टाइम में तुझे मिले। मैंने बोला 15 दिन। तो बोलते हैं, थोड़ी देर कुछ बोले नहीं। फिर वो मेरे बाजू में बैठ के उन्होंने मुझे बताया कि मैं 1 महीना काम करता हूँ, दिन के 9 घंटे, और ऐसे 1 महीना, तभी जाके मेरे हाथ में 21,000 रुपये आते हैं। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपनी मजा में, मतलब मेरी ख्वाहिशें पूरे करने में एक दिन में मैं इसे उड़ा दूं तो तुम लोग क्या खाओगे। ते तूने 15 दिन में ये जो अमाउंट अर्न किया वो तूने 1.5-2 घंटे में उड़ाया। तूने वो अमाउंट 15 दिन भी चलाया रहता तो तू पास हो जाती आज मेरी एग्जाम में। तो वो चीज मुझे ऐसे लग गई तो मैंने बोला 15 दिन कैसे चलेंगे। तो उन्होंने उनका हिसाब मुझे बताया। तो मैं एकदम टेंशन में आ गई, मैंने बोला ऐसे कोई कैसे जी सकता है। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी ऐसे ही जी जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक चीज जो अभी चली है बहुत ज्यादा मार्केट में, और उसको मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया गया। एक शब्द आया मार्केट में, पहले एक शब्द होता था मैरिज, उसके बाद आया अरेंज मैरिज के साथ लव मैरिज, और एक शब्द जो अभी चल पड़ा वो है रिलेशनशिप और लिविंग, जिसे कोर्ट ने भी कई जगह मान्यता दे दी। क्या आपको लगता है वाकई ये प्यार है? नहीं, प्यार नहीं बोल सकते। इट्स जस्ट काइंड ऑफ बॉडी नीड्स। फिजिकल नीड्स है आपकी और कुछ नहीं है, क्या एक अट्रैक्शन है, और यस। वहां पर आपका कोई कमिटमेंट किसी के साथ नहीं है। वो जिंदगी ही क्या, अगर अगर वो बन, मेरे हिसाब से हमें उससे ही करीब होना आप चाहिए जो हमें आप लगे कंटिन्यू कि आप कंटिन्यू रखिएगा, कंटिन्यू आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। हम उसके साथ, हमें उससे ही क्लोजनेस होना चाहिए जिससे हमें लगे कि ये हमें समझ सकता है, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है। हम, अब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे हैंडल कर लेगा। एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है ये सब चीजों में। पर आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है, जो रिलेशनशिप में रहना, फिर कुछ होना, अलग हो जाना, वो चीज बहुत गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बीच में आप एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, अब हम अपने एंड की तरफ हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि आपने बोला आपने आईसीडब्ल्यू किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि मैं एक ऐसी फीमेल से बात कर रहा हूँ जिन्होंने उस टाइम पे और इतनी पारिवारिक चीजों को देखते हुए आईसीडब्ल्यू जैसी पढ़ाई को कंप्लीट किया था आपने वो। हाँ, कंप्लीट किया था लेकिन मुझे। आपने उसको प्रोफेशन नहीं बनाया कभी। नहीं। रीजन बिहाइंड, क्या ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम नहीं, रही?
ऐसा हो गया कि स्टडीज कंप्लीट हुई, फिर विद इन अ ईयर शादी हुई। शादी हुई तो सडन ड्रास्टिक चेंज, बहू है, सब आना चाहिए, तो एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें जॉब और करियर और घर मैनेज नहीं होता, दोनों बैलेंस करना सच बहुत इम्पॉसिबल था मेरे लिए वो टाइम पे। मतलब ऐसा था कि अगर जॉब से आए तो हम लोग, मेरे में मतलब जब मेरी शादी हुई तब ऐसा था कि साड़ी पहनना, घूंघट डालना, हमारे में गुजराती में ऐसे पहले था। तो मैं जैसे वर्क की जॉब से आई तो मुझे फ्रेश होके साड़ी पहन के फिर खाना बनाना है, चाहे मैं 8 बजे आऊं या 8:30 बजे आऊं। फिर खाना बनाओ, पूछो मदर इन लोग को क्या बनाना है, खाना बनाओ खाओ। फिर सुबह से सुबह भी कुछ टिफिन वो सब करके जाना पड़ता है। तो वो बैलेंस नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं हो पाया मुझसे। फिर एक पल ऐसे लग हुआ कि प्रेगनेंसी आ गई। प्रेगनेंसी आई तो मेरे हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, फिर मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर बेबी हो गया, उससे बड़ा करो, उसमें वो एक बहुत बड़ा गैप आ गया। क्या नहीं लगता कि 4 दिन की जिंदगी में 3 दिन तो केवल जिम्मेदारी को पूरा करने में निकल जाते हैं? सही कहा। इंसान चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दो मतलब ख्वाहिशें पूरी होती ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में से ही ऊपर नहीं आते। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पूरी करते हैं फिर भी, मुझे एक सवाल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं फिर भी क्यों कहते हैं कि क्या किया आप लोग ने। ये तो आपका फर्ज था। ठीक है, फर्ज था, हमने किया। पर अगर हम नहीं करते तो भी आप हमें कुछ नहीं बोल पाते। पर हमने हमारा फर्ज समझ के भी किया ना, तो थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए, वो क्यों नहीं मिलता। हम्म। आज हमारे साथ जो भारतीय आंचल बैठी हुई हैं वो कई मायनों में इनके बहुत सारे रूप देखने में आ रहे हैं। कहीं पे ये माँ सरस्वती की जगह एकदम शांत बात कर रही हैं, कहीं पर माँ लक्ष्मी की तरह फाइनेंशियल बात कर रही हैं, आईसीडब्ल्यू कर रखा है, और कहीं पर थोड़ा थोड़ा इनके अंदर माँ काली का रूप आ जाता है कि ऐसा क्यों। तो तीनों रूप आज हम एक स्त्री के अंदर देख पा रहे हैं। और ये बहुत सही बात भी है कि स्त्री को भी वही सब अधिकार मिलने चाहिए। ये वो, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकार तो बात की बात है कि जो एक सम्मान का भाव है, रेस्पेक्ट, वो तो मिले। क्योंकि जो सबसे बड़ी विडंबना है समाज की, जो मुझे भी कहीं ना कहीं कचोटती है, कि बेटी घर में भी पराई है और ससुराल में भी पराई, तो फिर उसका अपना है कौन? अगर वो पराई है तो फिर उसका अपना कौन? ये सवाल मुझे भी है, क्योंकि जब पैदा होती है तब ऐसे बोलते हैं कि अरे तुझे तो ससुराल जाना है, वो तेरा घर रहेगा, वो तेरे कर्म के माँ बाप रहेंगे। ससुराल में आती है तो सास ससुर ऐसे कहते हैं अरे ये तो पराई है, दूसरे घर से आई है, तो वो कहाँ जाए। वही बात की वो। उसका 25 साल माँ बाप के घर रहकर भी वो पराई, बाकी की जो बची हुई जिंदगी ससुराल में निकाल के भी वो पराई, तो वो कहाँ है, उसका क्या है, उसका वजूद ही नहीं है। आज भी वो अगर देखें तो अक्सर नेम प्लेट्स के बाहर जेंट्स के नाम ही मिलते हैं। हाँ, चाहे भले दो जन मतलब मैंने ऐसे भी देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ईएमआई भरते हैं, पर पहला नाम पति का ही रहता है। और उनके माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं मेरे बेटे ने घर रखा, बहू कहीं होती ही नहीं है। पर इसमें सिर्फ माँ सास ससुर का फॉल्ट नहीं निकालूंगी मैं, उसमें हस्बैंड का भी फॉल्ट है। हस्बैंड, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर हस्बैंड जब तक रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो वैल्यू नहीं करेगा, तब तक कोई नहीं करता। सही बात। एक सबसे बड़ी बात जो देखने में आती है भारती जी, कि पुराने टाइम पे, मतलब कुछ सालों पहले अगर हम जाते हैं फ्लैशबैक में, मैं अगर अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, शायद शायद कुछ हद तक आपकी बात, तो माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर सारी जिम्मेदारियां पूरी करते थे, पर कहीं ना कहीं उसको टफ बनाते थे, मतलब परिस्थितियों से लड़ना सिखाते थे।
या जैसे भी आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आपके फादर ने बोला कि 21,000 रुपये में 15 दिन तुमने काम किया, 1,500 रुपये में, और 1 घंटे में उड़ा दिया। तो उन्होंने आपको सिखाया कि कैसे 1,500 रुपये से 15 दिन या 10 दिन चलाई जा सकते। आज की तारीख में जो देखने में आया है कि जो नए कपल्स हैं, उन्होंने बच्चों को इतना ज्यादा अंडर प्रोटेक्टिव कर दिया है कि हर चीज उनके पास उनके रूम में अवेलेबल है पहले से ही। आज का बच्चा, जैसे आपने बोला कि 6 महीने का बच्चा आपकी क्रैच में या स्कूल में डाला जाता है, तो आज का बच्चा किसी मॉल में चल जाइए कि माँ शॉपिंग कर रही है या ब्यूटी पार्लर सैलून में है, और बच्चा एक बास्केट में कि मोबाइल पे खेल रहा है या प्ले जोन में मोबाइल पे लगा हुआ है, मतलब दूध भी पिएगा तो मोबाइल देखेगा तभी पिएगा। हाँ। और मोबाइल में आपको नहीं पता कि बच्चा जब मोबाइल देख रहा है कि उसके सामने क्या चीज सामने आएगी। क्योंकि जब आप नॉर्मल वे में भी अगर यूट्यूब पे या गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तो आपको नहीं पता कितनी गंदगी या कितनी वल्गरिटी आपके सामने क्या आ जाएगी। तो सही आप कहा। बच्चे को इमीडिएट वे में ही, उस माइंड में ही, जबकि ठीक है वो बच्चा छोटा है, साल 2 साल नहीं समझता वो सब चीजें, पर कहीं ना कहीं बड़ा होकर उसके माइंड में तो वो चीज जाती है ना, एक ना कहीं वो पिक्चर तो कोई एक कैप्चर होती है ना। तो ये कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि आज हम बच्चों को जो आज की तारीख में आपने बोला कि आज हालत ये हो गई कि आज 8 क्लास का बच्चा समझता है सुसाइड क्या है। आज अगर बच्चे ने, आपने डांट दिया अपने बच्चे को, तो आप तो वो पता चलता है कि 2 घंटे बाद वो पंखे से लटका हुआ है या ट्रेन के नीचे है या कुछ भी कर रहा है, घर छोड़ के भाग गया। जबकि शायद आप जिस एज में हैं अभी, या जब जब तक आप कॉलेज में गए होंगे, तब सुसाइड का मतलब भी नहीं पता होगा क्या है। या तो दूसरे वे में कहूँ कि जो चीजें एक मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में एक इंटीमेसी होती है, तब तक शायद कॉलेज टाइम तक या स्कूल टाइम तक आप लोगों के दिमाग में भी वो चीज नहीं होंगी, या वो नहीं। और आज एक छोटा सा बच्चा भी उन सब चीजों को जानता है, समझता है सारी बातें। ये कितना सही है कितना गलत है। कुछ हद तक चीजें सही है। जैसे बच्चों को गुड टच बैड टच का नॉलेज देना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। उनको खुद को, वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वो काबिल बनाना जरूरी है। पर सोशल मीडिया पे आपने जिस तरह से कहा कि माँ सैलून में बिजी है, बेटा बच्चे मोबाइल में बिजी है, वो बात सही है और वो गलत भी है। गलत इसलिए कि तुम तुम्हारे शौक के लिए बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल में क्या दिख रहा है और वो क्या एस्पेक्ट से समझ रहे हैं, वो एंगल से, वो तुम्हें नहीं पता है। कल उठ के वो कौन सा रूप लेगी वो भी तुम्हें नहीं पता। क्योंकि मुझे, मैं जहां तक देखती हूँ, मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ, कि बच्चे, सब बच्चे पेरेंट्स के सामने इतने ओपन नहीं होते, और वो बाहर उनका अलग ही रूप रहता है। आज मेरे बच्चे से मैं डांट देती हूँ, करती हूँ, पर आई रिमेम्बर कि मैं ज्यादा उन पे, हमें, मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी बजा देती थी हमें। हाँ। और वो आज था। आज आज है कि अगर मुझे, मैं अपनी 8 साल की बेटी को अगर मैंने बोलते मारना तो दूर की बात है, मैंने थोड़ा चिल्ला दिया जोर से, तो मुझे ऐसे बोलती है कि मम्मा चिल्लाओ नहीं आप। मतलब तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। हाँ, डिफरेंस है। एक डिफरेंस बोल सकते हैं और एक रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, कि हम हमारे हम आज इतने बड़े हो गए फिर भी माँ बाप अगर कुछ बोल देंगे तो बोल नहीं पाएंगे तुरंत। तुरंत तो नहीं बोल पाऊंगी, रो लूंगी। पर अगर आज मेरे बच्चे हैं तो वो तुरंत मुझे सामने बोल देते हैं। जैसे अगर मैं एक चीज मेरी पर्सनल शेयर करूँ, तो मेरे बेटे को कुछ फुटबॉल का बॉल चाहिए था, और मैंने ऐसे बोला कि एग्जाम तेरी अच्छी जाएगी तो मैं तुझे लेके दूंगी। और इन बिटवीन ऐसे हुआ कि हमारे घर पे अम, मेरे रिलेटिव्स आ रहे थे, तो हम लोग में ऐसे रहते हैं, जो शादी के बाद पहली बार आते हैं तो उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, मतलब कप, एज अ कपड़े या कैश ऐसे। तो मैंने वो खरीदा, वो सब देख रहा है मेरा बेटा, और जब आए मैंने दिया, वो लोग गए, तो मेरा बेटे ने मुझे तुरंत ही मुझे ऐसे कहा कि मम्मी, आपको मेरी नीड्स के लिए पैसे नहीं है, पर बाकी बार वाले आते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे है। हाउ ओल्ड इज ही? उसने कितने साल? गलत तरीके से समझा। कितने साल का है वो? 13 साल का है। 10 साल का है वो। उसने गलत तरीके से समझा।
बच्चा है, नादान है, समझती हूँ, पर उसके समझने का एंगल गलत है। क्यों है? बिकॉज ऑफ टीवी, सोशल मीडिया। क्योंकि वो सब, अगर आप देखोगे कि हमारे टाइम पे जो कार्टून्स वो सब थे, वो सब कितने अच्छे थे। चाचा और चौधरी, साबू, हाँ, है सब अच्छे अच्छे सीरीज भी थे, कार्टून्स भी बहुत अच्छे आते ना? थे। चंदा मामा। हाँ। और अभी देखो, अभी तो कार्टून्स में ही सब मतलब किसिंग सीन्स ये वो सब दिखाई देते हैं, तो बच्चे सब समझते हैं। वैसे वीडियोस भी बनते हैं, रील्स भी बनती है। तो बच्चों को हम मतलब ये सब चीजों से कैसे दूर रखे वो सोचना चाहिए। भारती जी, अगर आप फॉरेन कल्चर को समझती हैं, जानती हैं, पढ़ती हैं, थोड़ा आइडिया हो, तो फॉरेन में एक चीज है कि वहाँ सेक्स एजुकेशन इज मस्ट एजुकेशन, एजुकेशन का पार्ट है वो। और पार्ट इसलिए है कि वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से इतने फ्रीली होते हैं कि वो उनको बता सकते हैं कि व्हाट सेक्स क्या है, क्या नहीं है। और केवल बताने का मकसद ये होता है कि बच्चा कहीं डाइवर्ट ना हो, उसके माइंड में सब ओपन रहे। बड़ा खुल के मदर भी बच्चे से बात करती है, फादर भी बात करते हैं, और सारी बातें बड़ा ओपन है, इसलिए वहां पर वो सब चीजें होती हैं। पर उस लेवल पे नहीं होती, क्योंकि उनको वो सब चीजें शुरू से ही पता है कि क्या चीज है। और यहाँ हमारे यहाँ पर आज भी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीजों में बड़ा हम लोग तोड़ मोड़ के, घुमा फिरा के, या समझा ही नहीं पाते ना, बच्चा समझ, या बच्चा कहीं ना कहीं जो हम समझाने की कोशिश करते हैं उसकी जगह और डाइवर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या ये चीजें सही है? क्या आपको लगता है कि बच्चों से अब वो समय आ गया है कि उस लेवल पे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए? करनी चाहिए। पेरेंट्स ही सबसे पहले टीचर है अपने बच्चों के। पेरेंट्स को बात करनी ही चाहिए। पेरेंट्स अगर बच्चों के सामने लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, एक दूसरे को गंदा बोल सकते हैं, तो बच्चों के सामने उनको ये नॉलेज शेयर करने में कोई गलत चीज नहीं है। गलत चीज नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसे है जो इनका कोई वैल्यू नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है। और उनसे बच्चे मतलब बोलते हैं ना, आकर्षित होते हैं और ऐसे करते हैं, वो मिसगाइड करते हैं। सोशल मीडिया ऑलवेज मिसगाइड करती है। पर जो एक्चुअल चीजें हैं वो बच्चों को समझानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा पिक्चर ही खड़ा कर दो, पर जैसे नॉलेज की बात है, जैसे अगर लड़का है तो उसको ऑपोजिट मतलब वुमन के नेचर के बारे में समझाओ, उसकी आ, उसकी मतलब उससे कैसे मुझे लगता है कि एक फादर को हमेशा अपने बच्चे को ये समझाना चाहिए बचपन से ही कि ऑलवेज रेस्पेक्ट द वुमेन्स, चाहे वो यस। आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे मदर हो, या और स्पेशल उसमें जोड़ना चाहिए कि आने वाले समय में जब आपकी वाइफ आएगी वो भी हो, हमेशा उनकी कदर करें, कभी भी वुमेन्स के साथ चीट ना करें, गलत ना करें। तो उसके माइंड में शुरू से ही वो एक जब ट्रिगर होगा ना बार बार की रेस्पेक्ट टू वुमेन, रेस्पेक्ट टू वुमेन, रेस्पेक्ट टू वुमेन, तो वो कहीं ना कहीं चीजें उसको एक सपोर्ट करेगी। सेम यस। इसी तरह से फीमेल्स को भी ये समझाना चाहिए कि जब आप बड़े होते हो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे सेव करना है, और क्या चीजें उनके लिए बेटर है, क्या बेटर नहीं है। या जो आपने भी एक शब्द में थोड़ा सा बोला था, बैड टच और गुड टच वाली बात, उस तरह से कहीं ना कहीं उनको, जिससे कि कम से कम वो जो एक चीज है ना, जो रेस्पेक्ट वाली बात, वो उनके माइंड में रहे। वरना अभी जो एक हवा चली है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही, हाँ। जो एक हवा जो बिल्कुल चल पड़ी है कि वो अभी अभी वो स्कूल में भी देखने मिलता है। हाँ, मैं बोलूँ तो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड्स के को बच्चों में भी ये चीज आ दिख रही है। वही ना कि इसलिए ये चीजें होना बहुत जरूरी है। समय आ गया है कि अब बच्चों के साथ बच्चों को नॉलेज देना चाहिए ताकि वो भटके नहीं, उनको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। क्योंकि टीनेजर्स बच्चे हैं तो बच्चे बच्चे जैसी ही बात करेंगे। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं अपने बच्चों से उनकी एज के लेवल तक जो समझाना चाहिए मैं बहुत खुल के बात करती हूँ। और एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी बोला कि जब एक हस्बैंड वाइफ आपस में बच्चों के सामने लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, और कई जगह तो देखा गया कि जब मारपीट भी कर सकते हैं, है ना, और कुछ फैमिली में इसमें तो ओपन ड्रिंक भी करते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। जब बच्चे के सामने आप ये सब चीजें कर सकते हो, तो फिर जो एक्चुअल में उनको सिखाना चाहिए जिससे कि वो डाइवर्ट ना हो, भटके ना, वो सिखाने में फिर किस बात की शर्म? जब नॉलेज आपको देना जरूरी है। जब आपको इस बात की शर्म नहीं है कि आप उनके सामने किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं,
तो फिर आपको ये भी शर्म नहीं होनी चाहिए, फिर बच्चों को आपको नॉलेज देनी चाहिए, जो मस्ट है आज की तारीख नॉलेज देना जरूरी है। में। टीनेज चलिए। में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो बताना जरूरी है। हाँ, अगर एक बात करें फीमेल की, लड़की की बात करें, तो जो एक सृष्टि की देन है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जब लड़कियों के आते हैं, तो मदर को या जो भी घर में एक उनके टच में है, उनको स्पेशली उनको पहले से एक उनका माइंड सेट बना के रखना चाहिए कि ये सब चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आज भी आप देखेंगे, आज आप देखते हैं कि आज भी पता नहीं क्यों फीमेल्स को इतना दबा के रखा जाता है कि जब कल भी हमारी बातचीत चल रही थी रश्मि जी से, या उनका कहना था सर आज भी अगर हम पैड्स वगैरह खरीद के लाते हैं तो बाकायदा और पेपर में लपेट के, फिर ब्लैक थैली में लपेट के, फिर और लपेट के, इस तरह से लाते हैं। पता नहीं क्या गुनाह कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, ऐसा हम क्या कोई चोरी करके ले जा रहे हैं क्या? है क्यों? जब आप कोई अपनी ओपन, जब आज जेंट्स अपनी बियर की बोतल ओपन लेके आ सकता है या ड्रिंक की बोतल ओपन ला सकता, तो हम तो सर फिर भी अपनी प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ला सकते? लेकिन उसको इस तरह से लपेट के दिया जाता है चारों तरफ से, और जब जाते हैं दुकान पे तो पहले 4-5 बार दाएं बाएं देखा जाता है, कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा। तो क्यों मानते ऐसा? तो डेफिनेटली वो एक जो नॉलेज है बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर रहें कि क्या क्या बॉडी चेंजेस आ सकते हैं, क्या नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि एकदम शॉक में आ जाए या किसी गलत डिसीजन पे चले जाएं। सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच भारती जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सवालों के जवाब दिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपने जो भी बोलना था बोला। जाते जाते केवल दो चीज और की, अभी भारती जी क्या कर रही हैं इन दिनों में? मैं अभी ऑकल्ट में हूँ। मैं टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स रीडर की स्टडीज में हूँ, प्रैक्टिसिंग में हूँ। कोर्स तो मेरा हो चुका है। और बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ मैं, नई नई। तो एकदम एक ICWA वाली स्टूडेंट जो अकाउंट्स की गणित जो है ना, जो काला पीला जो सफेद काला कर रही थी, वो ऑकल्ट में कैसे आ गई? मैं एक चीज में बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ, डेस्टिनी। ड्रेस थी। हाँ, मतलब जहाँ भगवान ने आपको जहाँ जो कर्म के लिए पैदा किया है, जब तक आप वो पाथ पे नहीं आते तब तक आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं होता। तो अभी आप ऑकल्ट में एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रही हैं, राइट? हाँ, मैं एज अ प्रोफेशनल वर्क कर रही हूँ, और मैं ऐसे ही ये फील्ड में नहीं आई हूँ। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मुझे कहाँ से उठा के कहाँ डाल दिया। मैं वहां बार बार मुझे वहां खींच रही थी वो चीज, पर मैं मुंह मोड़ रही थी। और उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सफर किया। हम्म। एक एक चीज शेयर करना चाहूंगी गुरुजी, बहुत पर्सनल है। अ, जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई तब मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं स्पिरिचुअली और आगे बढ़ूं, मतलब ऑकल्ट में, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इसमें आगे बढ़ूं। मेरी इच्छा थी कि मैं मतलब क्रिएटिव चीजें पसंद पसंद थी, मतलब मुझे फैशन डिजाइनिंग, वो सब में इंटरेस्ट था। लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल। तो मेरे पापा को बहुत, मतलब हमारी ऐसे हो गई, क्योंकि मैं भी जिद्दी थी तभी और मेरे पापा भी वैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि तो ये ले पैसे, तुझे जहाँ एडमिशन लेना है जो करना है खुद कर ले। तभी ऐसे हुआ कि मैं पढ़ने में एवरेज थी पहले, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला उसमें। और जहाँ जाना था वहां पे फीस बहुत ज्यादा थी। फीस ज्यादा थी और उसके बाद भी बहुत खर्चे थे। तो वो बजट में था ही नहीं। तो फिर ले लिया कॉमर्स। स्टडीज की ये, जॉब भी किए, पर जो अंदर जो सेटिस्फैक्शन और बोलते हैं ना, वो चीज नहीं मिली। फिर लाइफ में 15 साल में बहुत बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे। मैं ऐसे बोल सकती हूँ अगर मेरी जगह कोई और रहता तो शायद वो रहता ही नहीं। पर जब मैं वहां से यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरी चीजें बहुत स्टेबल होने लगी। बहुत, मतलब मैं सोचती थी अरे ये ऐसे नहीं, आज ऐसे ही हो जाना चाहिए, और वो चीज वैसे हो जाती है। फिर चाह थी कि गुरु मिले, एक बात, मतलब
एक पल ऐसा है कि ऐसे लगा कि मैं हर चीज कर रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे एक ही चीज पकड़ के उसमें आगे जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्टर या गुरु चाहिए। ख्वाहिश की, वो चीज भी मिली। और ऐसे बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छे से अब मैं उसमें आगे बढ़ रही हूँ। और मेरी से स्ट्रांग बिलीव है, जैसे मैं आज, महाशिवरात्रि है, और वो मैं गई थी आज, जो मुझे बहुत अच्छे इंडिकेशंस मिले और वो हिसाब से आज हुआ। और आज आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है वो। ऐसी कोई चीज जो दिल में खटकती है कि तो पूरी नहीं हो पाई, ऐसा कोई अरमान, ऐसी कोई चीज? हाँ, दिल में खटकती, मतलब ऐसा पूरी हो नहीं पाई ऐसा नहीं है, पर एक गिल्ट आ गया है कि मुझे जो चीज 15 साल पहले करनी थी, तो अभी वो गैप बहुत बड़ा हो गया। मुझे उसे फील करने में वक्त लगेगा। अब जो मैं पास पे आई हूँ, अगर मैं वो 15 साल पहले करती तो आज मैं कहाँ होती। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक चीज और बोला ना, डेस्टिनी, कि जब तक डेस्टिनी नहीं चाहेगी तब तक आप कैसे आ सकते हो? हाँ। तो ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। वो वो मैं उसमें बहुत मानती हूँ, क्योंकि जब मैं आई तब मैं फुलफिल हुई। एक ख्वाहिश मेरी है कि मैं बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। जहां मैं पीछे पड़ गई हूँ, अब मैं वो रेस में दौड़ूंगी जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं। मैं बहुत अच्छी गाइडर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी जो जनरेशन आगे आई है, मैं उनको बहुत दिल से हेल्प करूँ। और मैं ऐसे नहीं कि कोई आएगा तो ही करूंगी। मेरे सामने अगर बच्चा बैठा है, मैं देख रही हूँ, अगर वो गलत कर रहा है, तो मैं उसको 110% गाइड करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे उतना दे कि मैं उसकी बुद्धि को मोड़ भी सकूं सही रास्ते पे। वेरी, तभी आपका गोल, एक तरह से अगर बात करें शॉर्ट में, तो स्पिरिचुअल वे में होते हुए सोशल की तरफ जाना है, कि लोगों की भलाई करनी है, मदद करनी है। हाँ। केवल अपने परिवार से ही नहीं, केवल अपने दो बच्चों की नहीं, और भी लोगों की जितनों की मदद हो सकती है वो मदद करनी है। क्योंकि हर जगह पेरेंट्स पूरे नहीं पढ़ते। हम्म। भगवान, बोलते हैं ना, हर जगह भगवान नहीं होता, माँ को भेजा है। पर वैसे ही हर जगह, मतलब हमें कोई ना कोई तरीके से हम किसी को मदद आ गए जिंदगी में, तो वो भी मतलब हमारे कर्म जुड़ जाते हैं। और मुझे अभी बहुत ऐसे ही आगे बढ़ना है। एक लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन। अक्सर एक बात मजाक में कही जाती है या सीरियसली कही जाती है कि हस्बैंड वाइफ इंडियन कल्चर में बात करते हैं कि ये तो मैं हूं जो तुमको निभा रही हूँ, या तो मैं हूं जो तुमको निभा रहा हूँ। ठीक है, ये तो बच्चों की खातिर तुमको निभा रही हूँ और निभा रहा हूँ। तो क्या आप भी उसी बात पे बिलीव करती है या बोलती है, या यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद योर हस्बैंड कि नहीं? ये आपने कहा ना गुरुजी, वो मेरे ख्याल से दुनिया के हर कपल के बीच में ये चीज होती है। कोई गुस्से में सब एक दूसरे को ऐसे ब्लेम कर ही देते हैं, पर दिल लेकिन से नहीं। दिल से नहीं होता, दिल में कुछ और चल रहा है। दिल में नहीं होता है ये चीज। क्योंकि अगर वो चीज दिल में रहती तो तोड़ना रहता तो कब से तोड़ देते। ये बोल के आपने अपने हस्बैंड के प्रति अपनी लॉयल्टी, अपना प्यार, है ना, अपनी रेस्पेक्ट जाहिर की है। वेरी गुड। तो भारती पांचाल, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, कि आपकी लाइफ का आज की तारीख में सबसे बड़ा क्या गोल है? और दूसरा, आप आज की बच्चियों को, जिसमें आपकी बच्ची भी शामिल होती है जो भी छोटी और कल को एक हर रूप में सामने आएगी, ठीक है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि क्या महिलाओं को या बच्चों को क्या संदेश आपकी तरफ से जाएगा? मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है गुरुजी, वो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। पर मेरा ऐसा है कि जो मैं करती हूँ मैं वो सामने वाले को कहूंगी, वरना नहीं कहूंगी। वेरी गुड। मैं बार बार गिरी हूँ और बार बार खड़ी खड़ी भी हुई हूँ, हर तरीके से। मेंटली बोलो, फिजिकली बोलो, हर तरीके से।
मेरे मैंने अपनी मम्मा को देखा है, किसी पे डिपेंड नहीं रही। वो बीमार थी, उनको लग गया था, फिर भी वो खड़े होके करते थे। वो बोलते थे कि भगवान ने जब तक हाथ पांव जिंदा रखे हैं, तब तक खुद का खुद करो, और हो सके तो दूसरे का भी करो। पर दूसरे अपना नहीं करना चाहिए। खुद को इतना सक्षम बनाओ, मजबूत बनाओ, कि इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम उसका डट के सामना करो। वेरी गुड। वो चीज मैंने भी की है। और मैं आगे एक एक ही मैसेज दूंगी कि स्त्री सर्जन करता भी है और विसर्जन भी करती है। वो एक पानी की तरह है जो जीवन भी देती है, और अगर वो अपने क्रोध में आ जाए तो उसका विसर्जन भी कर देती है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। तो स्त्री को हर रंग में ढाला जाता है, हर शेप में, हर रूप में ढालते हैं, और वो ढलती है। पर उसे एक्सेप्ट करो, उसे एप्रिसिएट करो, उसे अपने अपने बरोबर में रखो, अपने नीचे नहीं। अगर आप बरोबर रखोगे तो वो आपको और ऊपर लेके जाएगी, नीचे नहीं डालेगी। आप मंदिर में बैठी देवी को पूछते हो, पर घर की औरत को बोलते हो, अरे चल तू ऐसा कर ले, तू तेरे में तू ऐसी है, तो वो मंदिर में बैठी देवी भी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। पर आप घर घर की अपनी जो वाइफ है, माँ है, बेटी है, उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसको लेके चलोगे, तो आपको हर तरीके से ब्लेसिंग्स मिलेगी। और ये चीज मैंने देखी भी है, जिस घर में औरत की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट है, तो उस घर के मर्द हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, आज की तारीख में भी। कहते हैं ना, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, उनको मान सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता वास करते हैं। हाँ, देवता वास करते हैं, और वो बात सही है। मैंने खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ भले कमाते हैं, बहुत सारा बड़ा बिजनेस है, पर मन ऊपर घर की औरतों को रिस्पेक्ट नहीं है, उनको गिनते नहीं। वो घर में ना तो शांति रहती है, ना पैसा टिकता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हर तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चालू ही रहती है। फिर चाहे कितने पूजा पाठ करवाओ, कुछ भी करवाओ, नहीं होता। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं आज के बच्चों को? मैं आज की बच्चों को यही कहूंगी कि आपको बड़ी हिम्मत से सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने चाहिए। माँ बाप को माँ बाप को अपने साथ लेके चलो। माँ बाप अगर नहीं बोल अगर तुमको फ्री होना चाहिए, माँ बाप से बोलना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। माँ बाप नहीं ध्यान देते तो बोलो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये नहीं समझता है, मुझसे ये गलती हो गई। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, दो दो चार बोल शब्द बोलेंगे, लेकिन सपोर्ट वही करेंगे, बाहर वाले नहीं करते। बच्चों को अपने माँ बाप के मतलब उनके साथ बहुत फ्री रहना चाहिए। उन्हें अपना दोस्त बना के रखो। अपनी लाइफ में जो भी मुसीबतें आई उसके लिए सामना करो, पीछे मत पड़ मतलब झुको नहीं। आजकल सब सुसाइड कर लेते हैं, फिर मतलब बहुत गंदे गंदे रास्तों पे चले जाते हैं। वहां जाके कुछ नहीं मिलता, आखिर में दी एंड ही होता है। पर अगर जहां लगता है कि तुम स्टक हो गए, प्रॉब्लम्स आ गई, वहां 2 मिनट आंख बंद करके बैठो और सोचो क्या हुआ, कहाँ जाना चाहिए। डिप्रेशन में डूबना चाहिए या उससे उभरने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये गैप अगर जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन सब चीज समझ में आ जाती थैंक यू वेरी मच भारती जी, आपका, कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की हमारे साथ, बेबाक बातें की, निष्पक्ष बातें की, और आज की इस पीढ़ी को एक नया संदेश दिया। जल्दी किसी नए शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। है। थैंक यू गुरु जी।